गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आपको कहेंगे नया दिन में। मैं हूं आपकी मेज़बान महक असलम। नया दिन, नए सुबह, एक नया आज़म, बहुत कुछ नया करने की जब आप ठान लेते हैं तो अल्लाह ताला आपको एक नया मौका देता है जिसे आप कहते हैं नया दिन। और ये नया मौका बहुत कुछ करने का वाकई एक बहुत बड़ा चांस होता है और इसको हमेशा अवेल करें अच्छे तरीके से, पॉजिटिविटी के साथ। और जब आपकी बड़ी हैप्पी मॉर्निंग होती है ना तो फिर आप हैप्पी मॉर्निंग करना बड़ा ज़रूरी होता है, इसलिए क्योंकि हैप्पी मॉर्निंग होगी, अच्छा सोचेंगे, अच्छा खाएंगे, डाइट अच्छी रहेगी, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, लोगों से अच्छे तरीके से आप बात करेंगे, पॉजिटिविटी आपके अंदर जनरेट होगी, लोगों को पॉजिटिव वाइब्स आपसे आएंगी और लोग कहेंगे यार फलाने बंदे के साथ बैठना है, इससे बड़ी पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। और मैं चाहती हमेशा यही हूँ कि आपके दिन का आगाज़ बहुत अच्छा हो और वो अच्छा आगाज़ अच्छी बात से हो। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया तुमको तुम्हारे दिखावे से जानती है और दिखावा कितना भी अच्छा हो मगर अल्लाह तुमको तुम्हारी नीयत से जानता है। वो कहते हैं ना, अमाल का दारोमदार नीयतों पर होता है। ये ना सोचें कि आप फलाना आपके बारे में क्या सोचता है, वो साथ वाली खाला क्या सोचेंगी, वो चाची क्या सोचेंगी मेरे बारे में, या मेरी इवन बहन क्या सोचेगी, या मेरा भाई क्या सोचेगा। जो आपका दिल है ना, जो आपकी नीयत है, उसके ऊपर काम करें, उसके ऊपर अमल दरामद करें, क्योंकि अल्लाह ताला के नज़दीक आपकी नीयतें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। फ़र्ज़ कर लें जी आप बड़ा सदका खैरात करने वाले लोग हैं, लेकिन वो सदका खैरात क्या फ़ायदा उसका जिसको आप हमेशा जो है वो दिखावे की नीयत से कर रहे होते हैं। तो दिखावा जो है वो अपनी ज़िंदगी से निकाल दें। कहते हैं ना, अक्सर होता है कि जी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो और आपके साथ कोई बैठा और कोई फ़कीर आ जाए आपके विंडो की साइड पर, आप कहते हैं कि अच्छा पता नहीं साथ वाला क्या सोचेगा, मैं इसको सदका दे देता हूँ। तो वो सदका नहीं होता, वो दिखावा होता है। सदका खुलूसे दिल से किया जाता है। तो ज़िंदगी में जो भी काम करें दिखावे से उसको पाक करके करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ की जानिब जाते हैं। जॉइंट फैमिली बेहतर या फिर अलहदा रहना। आजकल लोग रिश्ते से पहले किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं कि जी हमारी जो बेटी है वो जा रही है अगर सामने वाले घर में या किसी भी घर में, तो वो क्या उसके लिए प्रेफरेंस होती है कि जी उसने रिश्तेदारों के साथ रहना है, उसने जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना है, या फिर जो है उसने अलग घर की डिमांड करनी है। क्योंकि आजकल जो लड़कियाँ होती हैं वो हमेशा अलग घर की डिमांड करती हुई हमें नज़र आती हैं। तो जी आज हम जानेंगे, मैच मेकर हमारे साथ मौजूद होंगी, उनसे जानेंगे कि जब रिश्ता होता है तो ज़्यादा डिमांड अलग रहने की लड़की वालों की तरफ से होती है, बल्कि कुछ फैमिलीज ऐसी होती है जो कहती हैं जी कि रिश्ता हो गया, शादी हो गई, फ़ौरन से लड़के को अलग कर दो। तो ये क्या है, इस पर भी आज हम बात करेंगे। इसके अलावा बढ़ती हुई मसरूफियात और टेक्नोलॉजी का बेजा इस्तेमाल इंसानी जिस्म को खोखला कर रहा है। इस बढ़ती हुई मसरूफियत में जो हमारे खाने पीने की रूटीन है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, आदतें बहुत बिगड़ चुकी हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्हसार करना शुरू हो गए हैं जो ये फूड आइटम्स होती हैं, लाइक जो हमारा फास्ट फूड होता है उसके ऊपर। और ना सिर्फ हम बल्कि जो हमारे बच्चे हैं वो भी हमारे पीछे चलते हैं, हमें नज़र आते हैं फास्ट फूड को ज़्यादा तरजीह देते हैं। तो ये फास्ट फूड आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है, इसको अपनी ज़िंदगी में कितनी हद तक आपने शामिल करना है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा जी आज हमने बात करनी है सेहत और तिबी मामलात पर तवज्जो देना हुकूमत और निजी सेक्टर मेडिकल सर्विसेज की जिम्मेदारी होती है। दुनिया भर में हेल्थ और जो आपके हेल्थ से रिलेटेड मामलात होते हैं वो बहुत ज़्यादा उनको इम्पॉर्टेंस दी जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सहूलियात का फुकदान है। बहुत सारी ऐसी फुटेजेस हमें नज़र आती हैं इंटीरियर सिंध की, या फिर हमें पंजाब के बहुत ज़्यादा देही इलाकों की, जहाँ पर बेचारी जो माएँ होती हैं हाथों में उन्होंने ड्रिप्स पकड़ी होती हैं, डिलीवरी अस्पतालों के बाहर हो रही होती है, आपके पास इक्विपमेंट्स नहीं होते, आपके पास दवाइयाँ नहीं होती, और अगर दवाइयाँ ये इक्विपमेंट हो किसी भी हॉस्पिटल में तो फिर एक लाइनों वाला तवील सिस्टम हमने देखा कि लाइनों में लग के बेचारे लोग पर्ची पे चल रहे होते हैं। तो ये कितना ज़रूरी है कि इस हेल्थ सिस्टम को बदला जाए, और हेल्थ सिस्टम को बदलने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना ज़रूरी है, इस पर आज हम बात करेंगे। इसके अलावा जी आपकी किस्मत आपके हमेशा सितारों से जुड़ी होती है, तो आपके सितारे आपकी किस्मत के बारे में क्या कहते हैं। फरवरी जो है वो मिड होने वाला है फरवरी का, और फिर हम ये देखते हैं जी कि आहिस्ता आहिस्ता दिन गुजरते हैं और महीना ख़त्म हो जाता है, लेकिन ये जो महीने की तारीख़ें होती हैं ये आपके सितारों पर कितना इम्पैक्ट रखती हैं, क्योंकि हमेशा एक तारीख़, एक रंग, आपका कोई भी रवैया आपके सितारों से रिलेट किया जाता है। और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, मौज़ूआत हैं, टॉपिक्स हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन पहले हम बात करेंगे मुआशरे की उस हकीकत के बारे में जो कि हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा परवान चढ़ रही है। जॉइंट फैमिली सिस्टम या फिर सेपरेट रहना कितना तरजीह होता है कि आप जॉइंट फैमिली सिस्टम को तरजीह दे रहे हैं या फिर सेपरेट रहने को तरजीह दे रहे हैं, या कितना ज़्यादा इनमें फ़ायदा होता है। अगर सब मिलकर रहेंगे, बाहिमी रजामंदी से रहेंगे, तो यकीन करें कि आपका जो मुझे ये लगता है, पर्सनली फील होता है कि जब आप अपने बड़ों के साथ रहते हैं ना तो आपके घर में एक बरकत होती है, आपको
सीखने का बहुत ज़्यादा मौका मिलता है। चूँकि मैंने अपने घर में हमेशा ये प्रैक्टिस देखी है कि जो मेरी कज़न्स हैं या मेरी जो अम्मी हैं, जो मेरी खालाएँ हैं, वो हमेशा हमें ये सिखाती हुई नज़र आई हैं कि जब शादी करके अगले घर में जाओ तो हमेशा जॉइंट फैमिली सिस्टम को प्रेफर करो, ताकि तुम्हें तुम्हारी सास से सीखने का मौका मिले, नंदों के साथ घुलने मिलने का मौका मिले। क्योंकि अगेन वही बात है, ये रिश्ते बड़े खूबसूरत होते हैं। ये मेरी अपनी एक ज़ाती राय है। लेकिन अगर कोई खातून ये चाहती है जी कि मैं सबके साथ मिल के नहीं रह सकती और मेरा अलग घर होना चाहिए, मैं अलग घर चला लूँगी, तो उस पर हमारी सोसाइटी का भी हम देखते एक रिएक्शन आता है। आपस में इख्तलाफात और फसाद का जो एक दौर चल पड़ा है, उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या साथ रहने में कोई हर्ज है? अगर इससे आपस में मोहब्बत बढ़ती है, इख्तलाफात जो है वो आपको लगता है कि इख्तलाफात हमारे ख़त्म हो सकते हैं, तो ज़रूर साथ रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि इख्तलाफात बढ़ जाएंगे, तो फिर आप इस चीज़ को तरजीह दें कि आपने अलग रहना है। सवाल ये भी पैदा होता है कि रिश्ते से पहले लोग किस चीज़ का ज़्यादा पूछते हैं, किस चीज़ को ज़्यादा तरजीह देते हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम या सेपरेट सिस्टम? ये इस पर बात करना बड़ा ज़रूरी है। आज हमें ज्वाइन कर चुकी है एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत जिनसे हम हमेशा बात करते हैं रिश्तों के हवाले से, मैच मेकर शाजिया रहमान। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू, आई एम गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि चूँकि आपके पास तो रिश्ते भी बहुत सारे आते होंगे ना, ज़्यादातर डिमांड क्या होती है कि जी हम चाहते हैं हमारी बेटी शादी के बाद बस फ़ौरन से अलग हो जाए, अपना घर देखे, अपने तरीके से मैनेज करे, या फिर माएँ ये कहती हैं कि नहीं जी हमारी बच्ची को 2-3 साल जो है वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहना चाहिए ताकि वो चीज़ें सीख ले? अच्छा, डिपेंड करता है कि अगर लड़की का करियर है और वो कंटिन्यू कर रही है, एक तो पेरेंट्स की तरफ से ये शर्त होती है कि जी करियर परस्यू करेगी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इस किस्म की सिचुएशन होती है तो उनकी प्रेफरेंस होती है कि लड़का लड़की अलग रहें तो ज़्यादा बेहतर है इस किस्म का सिस्टम। लेकिन अगर घरेलू लड़की अगर आप कह सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा घरेलू तो कोई भी नहीं है आजकल, डिग्री के साथ बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड नहीं हो, तो उनका ये होता है कि हाँ जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहें, हमें कोई एतराज़ नहीं है। कभी कभी लड़की की तरफ से स्पेसिफिकली शर्त होती है कि छोटी फैमिली हो, क्योंकि मैं खुद एक न्यूक्लियर फैमिली में रही हूँ, मुझे जॉइंट फैमिली की आदत नहीं है कि चचा भी हों और इसकी भी फैमिली हो और नंदे भी बहुत ज़्यादा आती जाती हो, या बाकी लोगों का होल ज़्यादा होता है ना, चचिया सास, खलिया सास, ऑल दैट, तो वो लोग पहले से थोड़ा सा मेंशन कर देते हैं। अच्छा, पहले बता देते हैं कि हाँ हमें क्योंकि हमारी वो ये कहते हैं, उनका कहना चाहिए कि हमारी बेटी को आदत नहीं है इतने लोगों के साथ, घर में 3-4 लोगों की फैमिली थी, इतने लोगों में मैनेज करना, या वो स्टार प्लस के ड्रामे या सियासत नहीं आते हमारे बच्चे। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं कि अमूमन लड़की वाले, चूँकि मैंने खुद अपनी फैमिली में ये चीज़ देखी है, लड़की वाले रिश्ते के लिए जा रहे होते हैं, अच्छा जी जब जाते हैं लड़के को देखने, उससे मिलने, उसका घर देखते हैं, फिर उनकी ये भी एक डिमांड सामने आती है लड़की वालों की कि जी घर छोटा है, लड़के वालों का छोटा फ्लैट है, छोटा कौन सा रूम देंगे, बड़ा पोर्शन अलग होगा कि नहीं, तो ये भी चीजें मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा नोट की जाती हैं। ये भी नोट की जाती है, वाइस वर्सा लड़के वाले भी ये करते हैं कि बाज़ औक़ात पूरा पोर्शन खाली दिखा देते हैं कि हमने तो बनवा दिया, बहू के लिए बहू सेट करेगी, पूरा आपने भरना है, और रूम भी दिखा देते हैं। इस किस्म के भी सिलसिले होते करते हैं लोग। अब ऐसा लोग मतलब इतना ज़्यादा इंतज़ार नहीं करते कि चीज़ें बहुत बाद में, वो कहते हैं कि भाई ये चीज़ अगर होती हुई दिख रही है, मैच्योर हो रही है, तो बोलने में कोई कबाहत नहीं है, व्हाई नॉट। अक्सर अब तो बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जहाँ लड़कियाँ खुद चली जाती हैं, लड़के वाले भी बुला लेते हैं कि इन्होंने पूरी ज़िंदगी गुजारनी है, तो आप अपनी बच्ची को लेके आइएगा कि हमारा घर, रहन सहन, माहौल, ये सब कुछ देख सकें। वो ये नहीं हो कि वो एक सरप्राइज एलिमेंट हो कि जी रुखसत होके आए, तब कोई ऑप्शन नहीं होता। तो शाजिया, क्या आप एक दिन में, एक घंटे में, चंद घंटों में भी इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जी सामने वाले का रहन सहन उस एक घंटे में उस सरप्राइज से जो शादी के पास जाते हैं बहुत बेहतर होता है। फिर आप एटलीस्ट इवेल्युएशन तो कर लेते हैं ना। आप इस तरह तो आप ये कहें कि अगर कोई लड़का आया हुआ है 1 घंटे के लिए, उसको आप जज करके उससे शादी कैसे कर सकते हैं? अब ये तो आपकी स्मार्टनेस है और पेरेंट की कि आप उसको 4 से 5 मुलाकातों में तब्दील कीजिए। आप उनके घर जाएं, अल्लाह ना करे कोई गमी का मौका है, खुशी का मौका है, जिन चीज़ों में भी मैं ये कहती हूँ कि जाएं, 4-6 महीने एक रिश्ता चलाएं। ये नहीं कि कोई एक दिन आपके घर आया, ड्राइंग रूम में बैठा, आप उसके घर गए, जी हो गई मंगनी, निकाह और रुखसती। इस तरह से तो वैसे भी नहीं करना चाहिए ना। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस वजह से बहुत सारे रिश्ते भी नहीं होते ना कि अगर वो पहले से ही कह दें जी कि हमारी तो बेटी सेपरेट रहेगी, या हमारी बेटी के लिए एक अलग पोर्शन जिसमें अलग किचन है, उसकी एंट्रेंस अलग होनी चाहिए। बहुत सारे फिर रिश्ते इस वजह से डिपेंड करता है कि अगर लेट्स सपोज कि या तो लव मैरिज है तो उसमें जो सिचुएशन ही डिफरेंट है,
बाज़ औक़ात ये होता है कि चीज़ें अरेंज होती हैं, 1-1.5 साल का निकाह होता है या मंगनी होती है, उसमें लड़के लड़की की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है, तब भी ये फरमाइश पूरी हो सकती है या की जाती है। हाँ बिल्कुल, अरेंज वाले जो केसेस होते हैं, बड़े रख रखाव वाले चीज़ें वहाँ पे नहीं होती हैं, अगर की जाएँ तो वहाँ पे लड़के वाले मना कर देते हैं। कभी इस वजह से भी मना कर देते हैं कि नहीं जी हमें ऐसी शादी नहीं करनी। कभी होता है कि हमारा इकलौता बेटा है, हमारे बुढ़ापे का सहारा है, तो मानने वाले कभी मान जाते हैं, कभी कहते हैं कि नहीं जी। कुछ कम्युनिटीज़ ऐसी हैं जैसे मेमन्स हैं स्पेशली, उनके यहाँ तो ये होता है कि जी लड़का लड़की को फ़ौरन अलग कर दिया जाता है, और इनफैक्ट लड़की वालों की तरफ से 3 महीने का जो राशन और जो सारी चीज़ें वो भी प्रोवाइड की जाती हैं कि अलग रहें। अच्छा, यस। ओह, ये वैसे मुझे नहीं इस बारे में ये है मेमन्स में कि वो जॉइंट फैमिली सिस्टम्स में नहीं रहते। लड़के फौरन मेमन में रिश्ता ढूंढना शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे ज़रा ये बताएं शाजिया कि बाज़ औक़ात हमने देखा कि लड़की को सब कुछ पता होता है जी कि लड़के की फैमिली में कितने लोग हैं। इवन लव मैरिज में भी हमने देखा कि कितने लोग हैं, उनकी जो खालाएं हैं या खानदान वालों का फूफियां हैं वो साथ रहती हैं, ये नहीं रहती, ताया चचा साथ रहते हैं। उसके बाद भी जब आप देखते हैं कि लड़का लड़की साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, थोड़ी सी मज़ीद रियलिटी उसके सामने आती है जो कि बाद में बच्चियों की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रबल क्रिएट करती है। तो ये जो सिचुएशन आपके पास, अगर इस तरह की कभी कोई सिचुएशन आई हो तो आप उसको किस तरह से देखती हैं? देखिए, शादी में जब आप शादी के इंस्टीट्यूट में एंटर हो रहे होते हैं ना, बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही होती हैं और बहुत सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती। वो वक्त के साथ आती हैं, वो अच्छी भी होती हैं और वो बुरी भी होती हैं। अब जो एक समझदार लड़की या लड़का या कपल होता है वो इवॉल्व होता है, उसके साथ एब्जॉर्ब होता है। हमारे यहाँ क्योंकि पाकिस्तानी है, पाक इंडोनेशिया में जज्बातियत बहुत है, हम रिएक्ट बहुत जल्दी करते हैं, तो वो लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं कि तुम्हारी खाला नहीं आएंगी आज के बाद, या तुम्हारी बहन इस तरह से नहीं बोलेगी। 4-5 साल उसमें शुरू में ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन वक्त के साथ सॉल्व हो जाती हैं। कुछ जगहों पे यही वजह बन जाती है कि मैं नहीं बर्दाश्त कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती, सेपरेशन तक बात चली जाती है, ऐसा भी होता है। अगर आप बात कर रही हैं की बात की तो ज़्यादातर ख़वातीन, मतलब जाहिर सी बात है, अगर आप सेकंड मैरिज करें तो रीज़न तो आप यकीनन उनसे पूछती होंगी, तो क्या मेजॉरिटी ख़वातीन ये बताती हैं कि जी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही सास की, नंदों की, बाकी रिश्तेदारों की, मैं नहीं रह सकती थी, मियाँ मेरी बात नहीं सुनते थे, या मियाँ कितने वसाइल नहीं थे कि वो मुझे अलग घर लेके गए? वन ऑफ द रीज़न, बट मेन इम्पॉर्टेंट रीज़न ये नहीं होता। रीज़न हमेशा हस्बैंड से रिलेटेड होता है। इस सिचुएशन में भी अगर वही वाली बात है ना कि आपका हस्बैंड अच्छा है और कोऑपरेटिव है, तो 70% लोग इस सिचुएशन में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन ये कभी भी नहीं होता कि सिर्फ और सिर्फ इन लॉस की वजह से इस तरह से हुआ है। हाँ, ये हो सकता है कि क्योंकि सुनता नहीं है या उसके वसाइल नहीं थे, वो करना चाहता था, वो सेपरेट कर सकता था, 2-4 साल का वेट करना पड़ रहा था, या बच्चे बड़े हो रहे थे, बच्चों के पास रूम नहीं थे। ऐसे भी लोग हैं जो जिनके बच्चों की शादियां भी वो मतलब वो एक ही रूम में रह रहे होते हैं, जो उनको इन लॉस की तरफ से मिला होता है, वहाँ से शादियां हो रही होती हैं, और इस तरह की भी सिचुएशन होती है क्योंकि वसाइल नहीं होते। आप एक चीज़ मेरी जो है वो मानेंगी, एग्री करेंगी, किसमें आपके ब्रॉटअप और आपकी ग्रूमिंग का बहुत रोल होता है। मतलब माँ अगर ये समझा देना कि ठीक है तुमने अपने ससुराल के साथ जुड़े रहना है, लाइक मेरी अम्मी मुझे ये कहती हैं कि तुम सेपरेट कभी रहने का सोचना मत, क्योंकि जब सास और ससुर साथ होंगे तो ये देखो कि बड़े तुम्हारे साथ हैं और बड़ों का घर में होना बहुत ज्यादा बरकत का बायस बनता है। तो मेरे ख्याल से इसमें आपकी ग्रूमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है। ग्रूमिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है, और दूसरी बात ये होती है कि इसमें फायदे ही हैं, इसमें कोई नुकसान है नहीं। आपको फील होता है कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में रहना फायदेमंद है? मैं तो इसके बहुत ज्यादा फेवर में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस शादी के वक्त जो ससुराल या जो नंदे या जो इवन चले सास ससुर नंदों को भी हटा दें, बाकी सबको भी हटा दें, आपको इतने अरमान से लेके आ रहे हैं, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना रहे हैं, वो 1-2 साल में आपको इतने अचानक बुरे क्यों लगने लगे? उनके जो फेवर्स हैं उनकी तरफ से, लाइक प्रॉपर्टी से लेके, बरी से लेके, गोल्ड से लेके, गाड़ी से, जिसकी जो हैसियत हो, जिस क्लास में, इट्स नॉट के बहुत ज़्यादा, वो तो आप इंजॉय करते हैं। बाद में कुछ अरसे बाद एक स्टेटमेंट आता है, जी शरह में है, सास ससुर की खिदमत हम पे फ़र्ज़ नहीं है। मुझे ये वाली शरह नहीं समझ आती। ये अपनी मर्ज़ी की जो शरह है ना, जिसमें आप बोलते हैं कि जी हम पे सिर्फ मियाँ की वो, जब आप फैसिलिटीज़ ले रहे होते हैं, जब आप वो सब कुछ इंजॉय कर रहे होते हैं, देखिए हर चीज़ में ऐसा नहीं है कि इन लॉस कोई प्रॉब्लम नहीं करते होंगे या नहीं करते, लेकिन बैलेंस करके ज़िंदगी गुजर सकती है। आप उनके बेटे को उठा के ले जाएँ, अकेले रह रहे हो तो क्या, बहुत सारे लोग ऐसे भी रहते हैं जिन्होंने अपनी बाउंड्री सेट की होती है और एक घर में रहते ही
उनकी प्राइवेसी होती है और वो मेंटेन होती है, वो लोग उसका ख्याल रखते हैं। और बहुत सारे लोग अकेले रहते हैं लेकिन हर वीकेंड पे उनके ससुराली टपक जाते हैं, मैके वाले टपक जाते हैं, उसको आप क्या कहेंगे? अच्छा, न्यूक्लियर फैमिली में रहने का ख्वाब तो आपका वैसे ही रह गया। मुझे ये बताएं कि हमने लेकिन दूसरी साइड पे जॉइंट फैमिली सिस्टम में ये भी देखा कि अच्छा जी, जब तक बच्चे नहीं हुए आप हंसी खुशी रह रहे, जैसे ही आपके बच्चे बड़े हो गए, आपकी नंद ने बच्चे को डांट दिया, दादी ने बच्चे को डांट दिया, चाची ने कंपैरिजन हो गया, रिजल्ट आ गया तो मसला हो गया। अच्छा, कभी माँ जो है वो डांटे बच्चे को तो दादी कहती है देखो मेरे बच्चे को हाथ नहीं लगाना, खबर है मेरे बेटे को डांटा, ये माँ को बुरा लगता है। अच्छा, फिर आपके किचन के बड़े मसले होते हैं कि जी मैंने किचन यूज करना है, देवरानी कहती है जी मैंने करना है, जेठानी कहती है मैंने करना, फिर आप अपनी मियाँ से कहते हैं बेहतर यही कि मुझे आप अलग घर ले दे। अगेन आपकी वाली बात की तरबियत की बात होती है, और दूसरा जिस जगह आप जा रहे हैं वहाँ पे जो होल्ड है वो किसका है। अगर आपकी सास ने सिस्टमेटिकली चीज़ें समझाई हुई हैं तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। बच्चों के मसले मसाइल हर जगह होते हैं, वो आपके भी अपने बच्चे होते हैं ना, और वो 2 बच्चे होते हैं तो वो बच्चे कहते हैं कि आप उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो मसला कभी सॉल्व नहीं होता, आप बच्चों पे नहीं चल सकते। अगर कोई बच्चे को समझाने के लिए, उसकी इस्लाह के लिए कोई बड़े समझा रहे हैं, चाहे वो जॉइंट फैमिली सिस्टम में चाहे वो न्यूक्लियर में है, तो वो सही है। लेकिन अगर किसी का कंपटीशन है कि जी इसके बच्चे के अगर आज 10 आउट ऑफ 9 आ गए और मेरे बच्चे के नहीं आए और मैं तो अब ट्यूटर लगवा लूँगी, वो जो मुकाबलेबाजी होती है, तो वो जेलसी का फैक्टर होता है, या ये मैंने इस स्कूल में एडमिशन कराना है, या मैं यहाँ से बच्चे, या मैं अपने बच्चे की बर्थडे इस तरह करती हूँ, आप लोग तो बच्चे को कुछ करते ही नहीं। तो ये कॉम्प्लेक्स आप फिर देना दूसरे को शुरू करते हैं। कोई बर्दाश्त कर लेता है और कोई कहता है कि भाई मुझे यहाँ से निकालें, मुझे कहीं पे भी ले जाके आप रख दें। कंडीशन में फिर आई थिंक आपका सही डिसीजन होता है कि आप सेपरेट हो जाएं। तो शादी क्योंकि आपकी इज्जत मेंटेन रहती है, आपकी मोहब्बत मेंटेन रहती है, आप आए दूर से, वीकेंड्स पे आए, 10 दिन में आए, लेकिन ये कि वो नौबत नहीं आए कि आप एक दूसरे से बाकायदा लड़ रहे हो। अच्छा, बीइंग अ मैच मेकर हमने देखा कि अभी भी बहुत सारी खवातीन जिनकी शादियों को 10-10, 15-15 साल हो गए, वो ये कहती हैं कि वो ना जाने वो दिन कब आएगा जब हम अलग अपने घर को अपने तरीके से सजाएंगे, अपने घर को अपने तरीके से चलाएंगे। अच्छा, एक वो खवातीन है जिन्हें 15 दिन भी नहीं आए हुए होते कि जी वो घर में आती हैं और उसके बाद वो 15 दिन बाद ही वो डिमांड कर देती हैं कि जी हमने अलग घर लेना है, जबकि उन्हें ससुराल में कोई मसला नहीं होता। दोनों में क्या डिफरेंस आप देखिए, जिसने 15 साल गुजारे हैं ना, उसकी बर्दाश्त तो है ऑब्वियसली बहुत अच्छी, और वो अच्छे दिनों का वेट कर रही है, और अलग घर हर औरत का शौक़ होता है, इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। बट अगर आप इसको जायज़ तरीके से लेके चलते हैं, और अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर तो ये नाजायज़ है, ज़्यादती, आप दूसरे को प्रेशराइज़ कर रहे हैं और आप एक माहौल ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी 15 दिन बाद भी कुछ हो सकता है और आपकी इतनी चलनी है, तो वो आपको लेके तो दे देगा अलग घर। फिर अलग घर में फिर सारे काम भी आपको करने पड़ते हैं, फिर जब आपको सर दर्द और बुखार होता है तो कोई चाय देने वाला भी नहीं होता है, इसके लिए भी रेडी रहिए। अच्छा शाजिया, मुझे ये बताएं कि कुछ बच्चियां हमारी ये क्यों चाहती हैं फ़ौरन से कि जी हमारी बस शादी हुई है, पूरे घर का होल्ड हमारे हाथ में आ जाए, बस अब हम देखेंगे जो हमने करना है, ये क्या माइंडसेट शो करता है? ऐसा सॉरी मैं आपकी बात काट रही हूँ, क्या माँ सिखा के ये भेजती है? क्योंकि अमूमन तासुर यही जाता है कि देखो माँ ने इसको ये सिखाया हुआ कि जाते सब पूरे घर को अपने काबू में कर लेना। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। हो सकता है कि वो एक ऐसी जॉइंट फैमिली से आई हो जहाँ वो एक कमरे में 4 बहन भाई रह रहे हैं और उसको हो कि मेरी शादी होगी तो मेरा घर अलग होगा, मेरी चीज़ें अलग होंगी, तो बैक ऑफ द माइंड आपके होता है कि जी शादी होने के बाद सारी चीज़ों के आप मालिक हो जाते हैं तो ये होगा। एक सिचुएशन ये होती है कि फितरी तौर पे लड़कियों को ये लगता है कि शादी के बाद हम जिस घर में आए वहाँ की अगर हम ये अरेंजमेंट चेंज करना चाहें, हम ये करना चाहें, क्योंकि सारी ज़िंदगी माओं के घर में ही करने नहीं दिया जाता है, लिबर्टी नहीं दी जाती। आपको कहा जाता है कि जो भी करना है, जो पहनना है, जो ओढ़ना है, जो आपको लिबर्टी या फ्रीडम की जो भी चीज़ें वो आपने ससुराल में जाके करनी है। ससुराल में जाके आपको पता चलता है कि जी ये नहीं करना, तो वो एक क्लैश होता है। तो फिर आप कहते हैं कि 15 दिन में ही फरमाइश कर दें तो तोप मांगो तो बंदूक तो मिलेगी, थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। सही। तो अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि माएँ से खा के भेजें, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपके अपना कुछ भी हो सकता है। ये कैफियत है। ड्रामों ने भी बड़े दिमाग ख़राब किए हुए हैं बच्चियों के ना, सोशल मीडिया। हाँ। अच्छा शाज़िया, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है बीइंग अ मैच मेकर की क्या बेस्ट पॉइंट है जिसमें आप अपने मियाँ से ये डिमांड करें कि अच्छा ठीक है अब हमने अलग घर लेना है? मुझे ऐसा लगता है आपके मियाँ को आपसे पहले पता होता है कि कब उसने अलग घर लेना है, क्योंकि मर्द बहुत कीन ऑब्जर्वर होता है। आप जिस ससुराल में अभी आई हैं वो उनके साथ पिछले 30, 32, 28 साल से रह रहा होता है। उसको पता होता है कि मेरी माँ बहनों ने अगर मैं नहीं भी हूँ तो क्या किया होगा।
तो अगर आपको लगता है कि आप ये बच्चों के प्रॉब्लम्स हैं या इवन आपके बच्चे नहीं भी हैं और आपके प्रॉब्लम्स हैं और आप मैनेज नहीं कर पा रहे, आपके गेस्ट आ रहे हैं तो कोई मिसबिहेव कर रहा है या एक बहुत कोल्ड बिहेवियर है या चीज़ें, तो आप आहिस्ता आहिस्ता करके बात कर सकते हैं। अगर आपको लगता है वो अफोर्ड कर सकता है तो व्हाई नॉट, कोई हर्ज नहीं है। बस ये सोच के कीजिए कि फिर सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर आएगी। लेकिन ये औरतों के जहन में जो ये एक चीज़ होती है ना कि मर्द को पता नहीं है, या हम जैसे बोलेंगे या हम किसी की ज़्यादा बुराइयां कर देंगे या एग्जैजरेट कर देंगे, उससे कुछ नहीं होता। वो उनके साथ सालों से रह रहा होता है, उन्हें पता होता है, उन्हें बहुत अच्छे से पता होता है कि हमारे घर वाले क्या करेंगे। तो आप ये मत समझें कि आपने कुछ स्मार्टनेस दिखाई है वो आपकी वजह से गया, उसको खुद पता होता है। बहुत सारे लोगों के घर वाले खुद कहते हैं कि भाई आपकी जो बीवी है उसके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, तो आप अच्छे से लेके इसको सेपरेट हो जाओ ताकि एक इज़्ज़त का, फाम और तफ़हीम का मामला हमारा भी इसके साथ रहे। ऐसा नहीं है कि सारे इन लॉज जिल्लात होते हैं और वो कहते हैं हमने बहू जो है 15 साल तक रखनी है, फिर निचोड़ के उससे काम करवा के देने। अब मतलब चीज़ें डिफरेंट हो गई हैं। अब वो वाली बहुएं भी नहीं है जो इतने बर्दाश्त कर रही हो, अगर बर्दाश्त कर भी रही होती हूँ तो उनको ये होता है कि जी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलना है, अभी हमारे घर की बुकिंग चल रही है, अभी ये हो रहा है। तो अब चीज़ें बहुत चेंज हो चुकी हैं। आप पिछले 15-20 साल से कंपैरिजन अब का नहीं कर सकते। इतना फास्ट फॉरवर्ड दौर है कि लड़की ने सब कुछ डिसाइड किया हुआ होता है, चाहे वो अरेंज मैरिज है। लोग बहुत प्रैक्टिकल हो गए। लड़कियां ये कहती हैं कि शादी पे ज़्यादा एक्सपेंसेस करने के बजाय हम किसी फ्लैट की बुकिंग करा लेते हैं, विच इज़ ऑल्सो अ स्मार्ट डिसीजन। मतलब आप शादी पे इतनी नमूदो नुमाइश कर रहे हैं तो जिस घर के लिए इतना शोर मचाया हुआ है वो घर आप दोनों मिलके ले लीजिए। इतनी नमूदो नुमाइश करने के बाद भी लोग सेटिस्फाई नहीं होते, ये रह गया। अब जो ये शादी हुई थी तो वो इस बाइक पे बैठ के आए थे, वो तो हमने किया नहीं। तो ये है। अच्छा शादिया, मुझे ये बताएं कि अच्छा एक सिचुएशन ये है कि लड़का अच्छा कमा रहा है, लड़की अच्छी कमा, लड़की जो है वो भी अच्छे तरीके से अर्न कर रही है। इसमें तो आप कहते हैं जी ठीक है आप सेपरेट भी रह लेंगे तो आप अच्छा कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। लेकिन जिस सिचुएशन में सिर्फ मियाँ कमा रहा है और बीवी नहीं कमा रही, लेकिन मियाँ के ऊपर जिम्मेदारी है एक बहन की भी और माँ बाप की भी, तो उस सिचुएशन में जो है वो मतलब क्या आपको करना चाहिए? और कहीं पर हमने देखा है कि बीवी कमा रही है और मियाँ नहीं कमा रहा है, बिल्कुल नहीं कमा रहा है, किसी वजह से उसका बिजनेस डाउन हो गया। हमें हावी नजर आती है, वो प्रेशराइज करती नजर आती है कि मैं तुम्हारे घर वालों के लिए नहीं कमा रही, मैं सिर्फ तुम्हारे लिए या अपने बच्चों के लिए कमा रही हूँ। तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए दोनों सिचुएशंस मैंने आपके सामने रखी है। अगर बीवी कमा रही है, देखिए उसकी कमाई पे ससुराल वालों का तो हक नहीं है, ये तो एक क्लियर सी बात है। लेकिन अगर आपको लगता है कि सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ आपने बहुत अच्छा वक्त देखा है और अब एक साथ रह रहे हैं, तो आप उस चीज़ को करने के लिए अगर कर देते हैं तो ये आपकी अच्छाई है, आप पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई मैं कम में गुजारा कर लूँगी, आप अपने पेरेंट्स का भी करें या जो भी आपकी बहन है या जो भी जिम्मेदारियाँ वो पूरा करें। बट ये एक बड़ी बैलेंस सिचुएशन होती है, इक्वेशन होती है, ऐसा होता नहीं है। मोस्टली इन्हीं बातों पे मसले होते हैं, इन्हीं बातों पे ही प्रॉब्लम्स होते हैं। अगेन वेरी करता है केस टू केस। बहुत सारे लोग की इतनी मर्द स्पेस देते ही नहीं हैं कि जी आप ये बात करें। औरतें कमा भी रही होती हैं और वो नहीं कमा रहे होते, फिर भी उनके घर पे स्पेंड कर रही होती हैं, बच्चों पे कर रही होती हैं। इसमें कि सास से बहुत ज्यादा वो डोमिनेटिंग होती है कि भाई अच्छा तुम्हारी सैलरी आ गई, हाँ बताओ जरा मुझे सैलरी आ गई तो बस ये तुम्हारा खर्चा, बाकी मुझे दे दो। तो आपको ऐसे भी नहीं अपनी बहू के साथ बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका कोई इस पे हक है नहीं, सिर्फ आपका अपने बेटे पे हक है। ठीक है, तो आप ये भी नहीं कर सकते कि आप सारे हुकूक गज़ब करके बैठ जाएं और वो जिसने दिन रात वो गई है वो अपने लिए जा रही है। हाँ, अगर आप उसको कोई फेवर दे रहे हैं तो वो भी आपकी अच्छाई है कि आप उसके बच्चे देख रहे हैं या उसके हस्बैंड को पीछे देख रहे हैं। वही वाली बात है कि तरबियत क्या है, आपका माइंडसेट क्या है और आप क्या चीज़ लेके फ्यूचर के लिए चल रहे हैं। अगर आप कहते हैं जी हमने तो बस अपनी दुनिया बसानी है, सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, तो सलाब में बहे हुए एक आदमी से जाके शादी कर लीजिए। अगर ससुराल निभाना है, आपकी वाली बात, आपकी अम्मी की बात के जुड़े रहना है, तो सेक्रीफाइस तो करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है। जब आप ये एक्सपेक्ट करती हैं कि आपका हस्बैंड आपके घर वालों को बहुत अच्छे से ट्रीट करे, आपके घर वालों की दावतें करे, आप हमारे घर वालों को भी करे, अगर आपने विन विन सिचुएशन रखनी है। वरना फिर अगर आप ये सोचे मैं अकेले निकाल के लेके आ गई हूँ और यहाँ सिर्फ मेरा मैका रहेगा, तो उसके घर में फिर क्या बुराई थी।
आप दोनों ही फिर सही नहीं है। और जिसको जब मौका मिल रहा है वो अपनी कर रहा है। मेरे ख्याल से शाज़िया, बहुत सारी लड़कियों को समझना चाहिए कि शादी के फौरन बाद अलग रहने का डिसीजन नहीं लेना चाहिए। आप उस जगह पे रहें, माहौल को समझें, हो सकता है आपको समझ आ जाए, आप उनके रंग में ढल जाएंगे, एक को अपने रंग में आप ढाल लें और आपको अलग होने की नौबत ही ना आए। लेकिन अगर आपको लगता है कि कुछ अरसे के बाद भी चीजें नहीं सेट हो रही, फिर आप सेपरेट। मुझे सबसे बड़ा फायदा देखिए ये लगता है कि चाहे लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, मैंने बहुत इर्द गिर्द के लोगों में एक्सपीरियंस किया है कि जो लव मैरिज है ना या अरेंज मैरिज है, वो जो भी वो औरत के लिए बड़ा होता है, अभी नई नई शादी हुई, मर्द के लिए कोई इसमें अट्रैक्शन या वो नहीं होता। वो कहता है शादी हो गई, ओके फाइन, मैं जा रहा हूँ क्रिकेट खेलने, मैं जा रहा हूँ दोस्तों से, ठीक है। तो वो जो मर्द का असली गुस्सा या चीज़ें वापस आती है ना, तो वो घर वाले ही बड़े ही होते हैं जो उसको कहते हैं कि बीवी को टाइम दो, ये सारी चीज़ें करो। या मियाँ बीवी के कोई झगड़े हो गए तो वो बड़े ही सॉल्व करते हैं कि जी हम लेके आए थे इसको। तो मतलब ससुराल कोई हवा या ऐसी चीज नहीं है, लेकिन बना दिया हमारे माहौल ने, हमारे ड्रामों ने, सोशल मीडिया ने इस चीज को हवा बना दिया। जिन लोगों में आप जाते हैं वो कहते हैं अरे तुमने इतना ज्यादा अपने ससुराल वालों को फ्री कराया हुआ है, तुम इतना वो करती हो, हम तो कमरे में भी नहीं आने देते। तो ये सब कुछ आप अपना नुकसान कर रहे होते हैं। उन्होंने आपका साथ नहीं देना होता है, आपके घर वाले, आपके ससुराल वाले, आपका हस्बैंड ही खड़ा होता है एंड ऑफ द डे आपके साथ। ठीक है शाज़िया, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो बड़ा ज़रूरी है जी कि आप मिलजुल के रहें, प्यार मोहब्बत से रहें। और अगर एक पॉइंट पे आपको लगता है कि बहुत अरसा हो गया है हम मिलजुल के रह रहे हैं, चीज़ें नहीं सेट हो रही, फिर आप सोचें कि जी आपने अलग रहना है। हम लेंगे एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। फास्ट फूड खाने का रुझान काफ़ी बढ़ता जा रहा है। सब्जियों के बजाय फास्ट फूड ने कब्जा जमा लिया। अच्छा, हर घर में ना बड़ा ही ईजी हो गया कि आप फ़ौरन से फ़ोन उठाएं, ऑर्डर करें और आपके घर में फ़ौरन डिलीवरी हो जाती है जी। अब लोग जो है वो ग़िज़ाइयत की कमी का शिकार होते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चे हो जाएं, बड़े हो जाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बच्चे बड़ों से सीखते हैं और जब वो देखते हैं कि जी हमारे अम्मा अब्बा ये बाहर के खाने खा रहे हैं तो वो घर का खाना क्यों खाएंगे। सीजनल फ्रूट्स हमने खाने छोड़ दिए हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हमने अपने डाइट से स्किप कर दिए हैं, सब्जियों फलों के बजाय फास्ट फूड को हम दे रहे हैं जी प्रेफर, जिसकी वजह से विटामिन्स का इंटेक हमारा नहीं होता अच्छी तरीके से, जिसकी वजह से हमारा आयरन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से जो होता है हम देखते हैं कि जो हमारी जो बॉडी है वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। अब इन तमाम तर चीज़ों पर बात करने के लिए हमारी ग़िज़ाइयत फ़ाइना असद इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ाइना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारा और यूनिक नेम है फ़ाइना, इसका मतलब क्या है पहले तो ज़रा मुझे बताएं। इट मींस हैप्पीनेस, ब्राइटनेस, बर्ड ऑफ अ फ्लावर। ज़बरदस्त, माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्यों इतना रुझान बढ़ चुका है, स्पेशली हर घर में हम देखते हैं कि जी आपने अगर दोपहर को घर से खा लिया है तो आप कहते हैं अच्छा रात को तो बाहर का कुछ होना चाहिए, रात को बाहर से खा लिया आप कहते हैं अच्छा ब्रेकफास्ट तो हमें बाहर का करना है। क्यों रुझान बढ़ गया? देखिए, फास्ट फूड की कंजम्पशन ना पाकिस्तान में बढ़ती जा रही है ना, सो इट्स अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो प्रॉब्लम, हम सबसे पहले प्रॉब्लम्स पे डिस्कस करेंगे एंड देन हम जो है ना सॉल्यूशंस पे डिस्कस करेंगे। फास्ट फूड, हम नाम से ही बोले, फास्ट फूड क्यों रखा गया? फास्ट यानी कि इजी, आपको जल्दी मिल जाता है, क्विक मिल जाता है एंड चीपर भी होता है, बिकॉज हमारे यहाँ जो फिर क्वालिटी है, लो ग्रेड ऑयल इस्तेमाल हो रहा है तो वो सस्ता भी होता है और लोग आसानी से उसको खा लेते हैं। सो उसकी जो एक मेजर वजह है वो ये है कि हमारा ना एक्सेस बहुत आसान है। अभी हम भी कहीं बाहर जाएं, हमें इतने फास्ट फूड के रेस्टोरेंट्स मिलेंगे, हमें डाइट फूड रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं मिलते हैं? क्यों हमें फास्ट फूड मिलता है? मतलब एक्सेस बहुत आसान है। एडल्ट्स के लिए भी आसान है और जब एडल्ट्स के लिए आसान है तो फिर फॉर श्योर बच्चों के लिए भी जाहिर है ना। मतलब अम्मा अब्बा खा रहे हैं, आपका बड़ा बहन भाई खा रहे, तो आप कैसे पीछे रहेंगे? आप कहते हैं कि जी उसने खाया, बच्चे तो वैसे भी बड़ी जिद करते हैं, आप कहते हैं मैंने भी खाना है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपने दिन का एक पोर्शन फास्ट फूड इनटेक कर लिया, वो आपकी हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह है? देखें, हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह, अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से बात करें ना, सो मैंने खुद भी पर्सनली रिसर्च की थी बिफोर कोविड एंड आफ्टर कोविड ना। सो बच्चों में तो खासतौर पे 40% ओबेसिटी बढ़ गई है और जिसकी वजह, इसके मेन रीज़न क्या है कि आपका अनहेल्दी डाइट है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है और एक्सेस स्क्रीन टाइम है। सो क्या कहते हैं, माँ बाप क्या करते हैं कि बजाय इसके कि वो बच्चों को जो है कोई फुटबॉल या कोई रैकेट ला के दें, वो वीडियो फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करें, वो नहीं कर रहे होते। बच्चे को कहते हैं स्क्रीन टाइम, अच्छा ठीक है 2 घंटे कोई नहीं 4 घंटे कर दो, खा तो लेगा ना। कुछ माएँ ऐसी भी होती हैं कि अच्छा स्क्रीन देख के बच्चा खा रहा है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैं स्पेशली अगर बड़ों की बात करूँ तो हमने ये देखा है कि आप करते ही हैं, घर से निकलें, अच्छा रास्ते से आपने कोई भी बर्गर, फ्राइज़ या कुछ भी, मैं मेंशन किसी ब्रांड को नहीं करना चाहती,
बता रही हूँ, लेकिन आप कुछ भी जो है वो आप खरीद लेते हैं और आप कहते हैं जी कि अच्छा पूरा रास्ता आपने खा लिया, वो आपके पेट में अब उतनी जगह नहीं बना रहा कि आप कोई फल खाएं या आप कोई सब्जी खाएं। फल और सब्जियों का इंटेक आपने अपनी जिंदगी से निकाल दी है, ठीक है। अब वो इंटेक ना होना या दूध का ना पीना, आपकी जाहिर सी बात है आपकी बॉडी को वो उस तरीके से ग्रो नहीं कर पाता जिस तरीके से आपकी बॉडी होनी चाहिए। एग्जैक्टली। देखिए एक वर्ड होता है एम्प्टी कैलोरी, जो फास्ट फूड है ना इसको कहते हैं एम्प्टी कैलोरी फूड। अच्छा, एम्प्टी कैलोरी का क्या मतलब है? न्यूट्रिएंट्स बिल्कुल नहीं है, न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से ये एम्प्टी है और कैलोरीज बहुत ज़्यादा हैं। जाहिर सी बात है अपने आप को फीड कर रहे हैं जो कि बिल्कुल जंक है। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा? ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोविड सब ने कहा, डॉक्टर्स ने कहा, डाइटिशियंस ने कहा कि आप जो है वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का इंटेक करें बिकॉज वो आपकी कुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाती है। तो जब आप जंक खा रहे हैं, हाउ इज़ दैट पॉसिबल कि आप इन द लॉन्ग रन बीमार नहीं हो और जो है आपको बीमारियाँ फॉर श्योर आती ही हैं। सो डायबिटीज़ की अगर मैं बात करूँ ना तो पाकिस्तान राइट नाउ रैंक्स ऑन द 3rd नंबर डायबिटीज़ में। और मैं खुद जैसे क्लिनिक में आई हैव सीन टीनेजर्स जिनको डायबिटीज़ हो रही है, ब्लड प्रेशर शूट कर रहा है। और जब फास्ट फूड की बात होती है ना, सबसे ज़्यादा बात होती है हार्ट डिजीज़ की। चाहे इंसान पतला हो, मोटा हो, BMI उसका नॉर्मल हो, एबनॉर्मल हो, जो हार्ट डिजीज़ है ना वो ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा हो रही है। हाँ एग्जैक्टली, हार्ट अटैक्स के चांसेस बच्चों को भी बढ़ रही हैं इसी वजह से, क्योंकि हम लोग जो फूड ले रहे हैं, जो डीप फ्राइड फूड ले रहे हैं, वो बुरा कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में ना बढ़ा रहा है। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप कह रही हैं जी कि एम्प्टी कैलोरी एक टर्म यूज की जाती है फास्ट फूड के लिए, लेकिन आप बर्गर खा रहे हैं उसके अंदर पैटी बीफ की है या चिकन पैटी है उसके, लेकिन चिकन तो आप खाते हैं, आप बीफ भी खाते हैं, तो वो कैलोरी फ्री कैसे है? या आप अगर पोटैटो न्यूट्रिएंट फ्री कैसे है? आप मुझे ये बताएं कि अगर मैंने फ्राइज ले ली हैं तो ये कैलोरी फ्री कैसे है, या ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा क्यों नहीं है? मतलब आप कहते हैं जी आप आलू खा लें, आलू आपकी सेहत के लिए बड़ा अच्छा है, तो आपने अगर आलू की जगह आपने फ्राइज ले ली है तो ये किस तरह से आपके लिए अच्छा नहीं है? देखें आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बिकॉज इसमें काफ़ी मिसकंसेप्शन है। देखिए कुकिंग मेथड ना बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब अगर आप बर्गर पेटी ले रहे हैं, पेटी इज़ क्वाइट प्रोसेस्ड, उसको इतना ग्राइंड किया है, सॉसेजेस हैं, प्रोसेस्ड मीट है ना, उसका फाइबर तो ख़त्म हो गया, उसके न्यूट्रिएंट्स डिस्ट्रॉय हो गए। और अगर हम फ्राइज़ की बात करें ना, आपने फ्राइज़ को डीप फ्राई किया, वो भी एक तेल को पका के उसी तेल में फ्राइज़ को फ्राई करें, तो तेल के न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो चुके हैं, ऊपर से वो इतना तेल एब्जॉर्ब कर लेता है कि इन फिर हमारा जो पेट है बहुत ज़्यादा एक्चुअली हैवी हो जाता है, LDL में जो है ना वो बढ़ जाता है। सो जो टेक्निक होती है ना वो बहुत मैटर करती है। बनिस्बत इसके कि आप बाहर से डीप फ्राइड लें, आप अपने घर में शैलो फ्राई कर लें। मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि अगर हम घर में अपने बच्चे को जो है वो फ्राइज बना के दे रहे हैं, पेटी बर्गर बना के दे रहे हैं, या आप उसको जो है चिकन का पीस जो है डीप फ्राई करके दे रहे हैं, तो ये घर में बनी हुई चीज़ क्या आपकी हेल्थ के लिए अच्छी है? देखें घर में बनी हुई चीज़ अच्छी है, आपने ऑयल अच्छा इस्तेमाल करना है, लेकिन जब फैट में ना कैलोरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, सो आपने हमेशा डीप फ्राइड पे क्यों जाना है? वाई डोंट वी गो फॉर शैलो फ्राई? अगर मैं फ्राइज़ की एग्जांपल लूँ, आपने पानी में उबाल दिया एंड देन आपने उसको शैलो फ्राई कर लिया, ज़रूरी तो नहीं ना आप डीप फ्राई करें उसको। सो ये भी कर सकते हैं। तो हम लोग गूगल पे ना इतनी चीज़ें सर्च कर रहे होते हैं, ये क्यों नहीं करते कि हम अपनी डाइट में बैलेंस डाइट कैसे लें, हम किस तरह हेल्दी खाना खाएं, ये कोई नहीं सर्च कर रहा। अच्छा कुछ पेरेंट्स मैंने ऐसे देखे, कुछ माएँ मैंने ऐसी देखी हैं, मेरी अपनी फैमिली में मेरी कजन्स ऐसी हैं जो कि बड़ी इस मामले में स्ट्रिक्ट हैं कि वो कहती हैं कि हफ्ते में सिर्फ एक दिन, यानी आपको सिर्फ वीकेंड पे जो है वो हैप्पी मील मिलेगी। अच्छा उसमें हैप्पी मील में आपकी चॉइस है जी, आप नगेट्स ले लें, आप बर्गर ले लें। तो क्या माओ को इस पैटर्न पर अब जाना चाहिए कि बजाय इसके कि आप डेली बेसिस पे बच्चे को बाहर का खाना खिला रहे हैं, आप कहेंगे जी वीक में सिर्फ वंस टाइम आप? देखिए अगर मैं बच्चों की बात करूँ ना, जो बच्चे जो इतना फास्ट फूड कंज्यूम कर रहे हैं ना, इसमें जो मेजर गलती है वो भी पेरेंट्स की और सोल्यूशन भी पेरेंट्स हैं। ये पूरी कहानी स्टार्ट होती है आपके वीनिंग के टाइम से। 6 महीने के बाद बच्चा जब सॉलिड फूड लेना शुरू करता है, तब अगर आप उसको प्रोसेस चीज़ें दे रहे हैं, रिफाइंड चीज़ें दे रहे हैं, तो इन द लॉन्ग रन उसकी आदत उसी की बन जाती है। फिर बाद में हम बच्चों को कल्प्रिट बना रहे थे, भाई ये तो बहुत बाहर का खाना खाती है या खाता है। इसमें गलती ना पेरेंट्स की है। अगर हम अपनी एग्जाम्पल लें, हम बाहर जाके इतना भी सेट हो जाए, हम वेस्ट में रहें, वी विल रिमेन देसी, हमारा पेट भरेगा वही रोटी सालन, क्योंकि हम बचपन से हम वही खा रहे हैं ना। सो ये डिपेंड करता है आप अपने बच्चों को शुरू से क्या फीड कर रहे हैं। सही है। अच्छा बड़े भी इस तरह की आदत अपना लेते हैं कि जी बड़ों ने भी अगर ऑफिस में बैठे हुए हैं तो फ्रेंड्स के साथ है, बाहर से आप पिज्जा ऑर्डर कर लिया, विंग्स ऑर्डर कर लिए। अब जो ये विंग्स खाने वाले दोस्त है मेरे, मेरा गला दबा देंगे क्योंकि मैं भी उनके साथ बैठ के विंग्स खाती हूं। तो ये जो आप बाहर से डेली बेसिस पे, हमारी टीम भी यही करती है ना, आपके प्रोग्राम हमारी टीम भी बाहर से खाना खा रही है, तो ये आपके लिए कितना अनहेल्दी है?
देखिए ये अनहेल्दी तो फॉर श्योर है, वही LDL कोलेस्ट्रॉल एंड सो मच कैलोरीज एंड एम्प्टी कैलोरीज, लेकिन वंस इन अ ब्लू मून इज ओके। अच्छा ठीक है। सो आपको किसने कहा कि आप डेली खाएं, आप डेली वेजिटेबल्स लें, अपना बैलेंस्ड मील लें, फ्रिक्वेंटली खाएं। सो आपको जो है ना क्रेविंग जब एकदम से बहुत ज़्यादा आपको भूख लगती है, आप बेसिकली गलत चीज़ों पे जा रहे होते हैं। आप बार बार हेल्दी मील लें, वंस इन अ वाइल इज ओके। ठीक है। अच्छा मैं चाह रही हूँ लास्ट में ज़रा जो हमें देख रहे हैं, स्पेशली जो हमारी माएँ हमें देख रही हैं, हमारी बहनें हमें देख रही हैं, किस तरीके से, भले से वो आपके मियाँ हैं, आपके भाई हैं, आपके बच्चे हैं या आप खुद हैं, आप किस तरीके से अपने आप को इस चीज़ से रोक सकते हैं कि अच्छा मुझे अब डेली बेसिस पे बाहर का खाना नहीं खाना, मुझे प्रेफर करनी है घर की दाल, घर की सब्जी, फ्रूट्स खाने हैं, दूध को अपनी डाइट में शामिल करना है, किस तरीके से आप किस तरीके से? सबसे पहले तो हेल्दी ईटिंग इंकरेज करें घर में। बच्चों को समझाना तो बहुत आसान है, आप जैसा चाहते हैं आपके बच्चे बने, आप उनके लिए खुद एग्जाम्पल सेट करें तो वो वैसे ही हो जाएंगे। सो ये पूरा प्रोसेस है, जैसे कि अगर आप कुछ चीज़ बाय ख़रीदने जा रहे हैं, बजाय इसके कि आप सफ़ेद आटा इस्तेमाल करें, आप रिफाइंड पे जाएँ, आप ऑर्गेनिक पे जाएँ, आहिस्ता आहिस्ता लाइफस्टाइल अपना चेंज करें, बिकॉज अब काफ़ी ख़राब हो गया है, एकदम से ठीक नहीं होगा, आपने एक एक स्टेप लेके करना होगा। ऑर्गेनिक चीज़ों पे जाएं बजाय सफ़ेद चावल के, आप ब्राउन चावल पे जाएं, सफ़ेद खाने वंस इन अ वाइल इज़ ओके ना। सो आहिस्ता आहिस्ता करें। वेजिटेबल्स की अगर मैं बात करूं तो आप हर मील में एक सैलड का पोर्शन लाजमी घर में बनाएं। आई नो इट टेक्स टाइम, लेबर लगती है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक बात है हैबिट बनने की ना, इट टेक्स 40 डेज एक हैबिट बनने में। अब जब आप खाए जा रहे हैं एक टाइम आएगा आप बोलेंगे एक चीज़ मिसिंग है, आपको आदत हो जाती है। सो आपको ना बार बार बेसिकली खाते रहना है। आप स्नैक्स की अगर हम बात करें, बजाय इसके कि आप लेस बच्चों के सामने रखें, आप नट सामने रखें, आप फ्रूट सामने रखें, वो क्यों नहीं खाएंगे? वो थक के आएंगे, भूख लगती है इंसान को, जो सामने होता है वो खाता है। हाँ। अच्छा लास्ट में मुझे ये बताएं कि अगर आप मतलब जैसे मैंने बात की ना डेली बेसिस पे खाने की, कौन सी ऐसी मेजर डिजीजेस हैं जो कि आपको हिट करती हैं? जो कि आपको हिट करती हैं, देखें एब्डोमिनल ओबेसिटी की वजह से जो मेजर डिजीज अभी हिट कर रही है ना, वो डायबिटीज़, ठीक है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, ख़वातीन में मोटापे की वजह से ब्रेस्ट कैंसर और मर्दों में कोलोन कैंसर, ये काफ़ी ज़्यादा फैल रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारी बीमारियाँ जो कि अगर हमने अभी अपनी प्रैक्टिसेस ठीक नहीं की सो फॉर श्योर वो फिर हमें हिट करने वाली हैं। सही, ठीक है, बेहद शुक्रिया फ़ाइना, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। भाई मुझे जितनी माएँ बच्चे या फिर बड़े हमें देख रहे हैं वो आज से ये तहैया कर लेंगे कि बाहर का खाना हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा खाएं ज़रूर, लेकिन एतदाल के साथ घर की सब्ज़ी को, घर की दाल को, घर के गोश्त को प्रेफर करें और डेली बेसिस पे अपनी डाइट में सब्जियां और जो है वो वेजिटेबल उसको ज़रूर ऐड करें, क्योंकि जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल वेजिटेबल्स हैं, वो अल्लाह ताला की नेमत है, इसे दूर ना करें। दुनिया भर में सेहत और तिबी मामलात को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और इन पर हुकूमत और निजी सेक्टर्स जो होते हैं, मेडिकल सर्विसेज, मरीज़ों की सहूलियात पर बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं। पाकिस्तान चूँकि आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, यहाँ सेहत के मामलात बहुत ज़्यादा तवज्जो तलब हैं और वबा के इंसदादी कामों और तिबी इलाज में हमने देखा है कि बेहतरी के हवाले से रहनुमाई फरमाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट अंबर कासिम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं और जानते हैं कि किस तरह पाकिस्तान में जो हेल्थ के मामलात हैं उनकी नज़र में वो ठीक हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम अंबर, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमने देखा कि कोविड में हम बड़ी बातें की जी हमने कि भारत का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया और जी भारत तो दावा करता है, लेकिन हमने अपने हेल्थ सिस्टम को देखा कि वो नहीं है जो कि होना चाहिए। बहुत सारे जो बेचारे मरीज़ होते हैं वो हमें गवर्नमेंट अस्पतालों में रुलते नज़र आते हैं, लेकिन उन्हें वो सहूलियत नहीं मिलती। आपने इस चीज़ को कैसे मॉनिटर किया? देखिए वैसे कोविड में तो पाकिस्तान डिड वेल और उसमें अप्रिशिएट करना चाहिए ना, लेकिन उसके बाद की सिचुएशन भी हमारे सामने। मगर देखें आप सिंपल स्टैटिस्टिक्स देखें, 195 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, पाकिस्तान रैंक्स 155 यानी 155th नंबर पे हैं आप, जबकि आप दुनिया के 6-7वें बड़े मुल्कों में आते हैं। आपकी हेल्थ केयर की स्पेंडिंग $45 है और इसका मुकाबला करें ईरान से जो कई साल से सैंक्शंस में और हालत जंग बंदी में है, वहाँ पे द स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर इज़ $458। ठीक है। कतर इज $1,200, अमेरिका इज $23,000 पर पर्सन पर एनम। लेकिन वो फिर नजर भी आता है ना। हाँ, मगर पाकिस्तान में जो वो $45 की आपके यहाँ है, उसमें से हुकूमत जो है सिर्फ $14 खर्च करती है।
सिर्फ $14। बाकी जो है सारा प्राइवेट सेक्टर देखता है, चाहे वो फिलैंथ्रोपिक वो हों या लोग फीस दे के वो करते हों, इस तरह मैनेज होता है आपके हेल्थ केयर। अच्छा, दूसरी बात, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपके यहाँ सिस्टम नहीं बना, आपके यहाँ बजटिंग नहीं होती है। 1.2% ऑफ योर GDP आप कहते हैं आप खर्च करते हैं, 2% आपने कहा था आप करेंगे, आपने वो भी कट करना पड़ा, आपको 1.2 पे आप आ गए। WHO की गाइडलाइंस है कि मिनिमम 5% होनी चाहिए। ठीक है। तो जब आप पैसा ही नहीं खर्च करते, सिस्टम ही नहीं बनाते, हालात तो ऐसे होने ही हैं। सही है, ठीक है। आपने इसके लिए क्या काम किया? देखिए जी, मैं सिना ट्रस्ट को रिप्रेजेंट करती हूँ। सिना को डॉक्टर आसिफ इमाम, एक पाकिस्तानी डॉक्टर जो वापस आए अमेरिका से, और उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ी नीड है। आपका हर आदमी जो है वो जब वो पहले तो या तो निचली तबके के डॉक्टर्स के पास जाता है, बहुत से जो हैं वो क्वैक्स हैं, वो क्वालिफाइड डॉक्टर्स नहीं है। वहाँ वो जाता है, उसको ड्रिप लग जाती है, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगता है, वो टेम्परेली ठीक हो जाता है। उसके बाद जब वो हालत ख़राब होती है तो वो क्या करता है, वो अब्बासी शहीद या जिन्ना हॉस्पिटल चला जाता है। वो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं। अच्छा। और वो गियर्ड नहीं हैं कि वो ये प्राइमरी हेल्थ केयर वो करें। सिना जो है, हम 44 लोकेशंस में हैं, यानी 38 हमारे ब्रिक एंड मॉर्टर क्लिनिक्स हैं जो तमाम कराची की कच्ची आबादियों में हैं। आप शीरीन जिना में चले जाएं, बल्दिया टाउन, मच्छर कॉलोनी, यूसुफ साहब गोट, कहीं भी चले जाएं तो वहाँ आपको एक सिना की क्लिनिक मिलेगी। क्लिनिक जब मैं कहती हूँ, समझिए मेंटल मिनी हॉस्पिटल है। उसमें प्राइमरी हेल्थ केयर भी है, हेपेटाइटिस की स्क्रीनिंग भी है, मेल नरिशमेंट के प्रोग्राम्स भी हैं, क्रॉनिक डिजीज़ को भी मैनेज करते हैं, और अब हम मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स भी रन करते हैं। तो ये देखें ना, ये तो आपकी तरफ से बड़ा अच्छा कदम है, और आप किस तरीके से लोगों को ट्रीट करें, इसको जितना अप्रिशिएट हम करें उतना कम है। लेकिन आपको लगता है कि गवर्नमेंट को इस हवाले से कुछ आगे इकदाम करने चाहिए? मगर 75 साल से हम इसमें इंतज़ार में हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे। अब कब तक आप इंतज़ार करते रहें, होना नहीं है। बट अगेन, हम एज़ पाकिस्तानीज़ इसमें काम कर रहे हैं। आप अगर कभी हमारा क्लिनिक देखिए तो इन फुली डिजिटाइज क्लिनिक है। तो जिस वक्त से पेशेंट अंदर आता है और रजिस्टर होता है टैबलेट पे या लैपटॉप पे, उसकी वो हो रही होती है, वहाँ से वो जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है उसका चला जाता है VSS स्टेशन पे, वाइटल साइंस स्टेशन पे। वहाँ एक क्वालिफाइड पैरामेडिक उसकी ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, हाइट, वेट सब चेक कर रहा होता है, और फिर वो जब वहाँ से वो कंप्लीट करता है वो चला जाता है डॉक्टर साहब के पास। सो देयर इज़ अ होल सिस्टम। हम साल के 1.5 मिलियन पेशेंट्स को ना सिर्फ ट्रीट कर रहे हैं, हमारी इन हाउस लैब है तो हम तकरीबन 2.5 लाख टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। हम हेविली सब्सिडाइज दवाएं देते हैं। हमें पर पेशेंट जो दवाई का कॉस्ट पड़ता है 380 से 400 रुपए पड़ता है, जो नॉन क्रॉनिक डिजीज। अच्छा, आप लोग इतना ज़बरदस्त सिस्टम चला रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो प्राइवेट सेक्टर्स या जो हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड हैं कि वो हमारी आबादी को केटर कर सकें, या जो हमारे बेचारे लोग जो हैं जो कि चले जाते हैं, जी आपको आपका इदारा कार्ड दे रहा है और आप अच्छे हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा रहे हैं, कितने वेल इक्विप्ड हैं? देखिए जी, आपके हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं वो हैं, वो बहुत अच्छे हैं। आपकी जो हुकूमत है, मैं सिंध हुकूमत के लिए कह सकती हूँ, आई डोंट वर्क विद देम, बट हम इस वक्त इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम उनके साथ कर रहे हैं, और बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम है। हमने एक साल में 1 मिलियन चिल्ड्रन अंडर 2 इयर्स को वैक्सीनेट किया है। एक साल में? जी, ये एक गवर्नमेंट ऑफ सिंध का एक्सपैंडेड इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, जिसके तहत ना सिर्फ कराची को पोलियो फ्री करने का है मुहिम है ये, बट जितने अंडर 2 इयर्स ओल्ड होते हैं, आपको पता है उनके इंजेक्शंस वाइटल होते हैं जो सारी ज़िंदगी का उनका वो बनते हैं। तो द गवर्नमेंट का प्लान है कि 100% वैक्सीनेशन हो जाए हर बच्चे की। मैम, आपने सिंध गवर्नमेंट की बात की। सिंध गवर्नमेंट में अगर हम देखें कि इंटीरियर सिंध में जो सिचुएशन है, तो मैं तो यकीनन नहीं पूछूंगी कि अगर आपने ये सवाल उठाया हो कि इंटीरियर सिंध में क्यों नहीं काम हो रहा है हेल्थ के हवाले से। देखिए, इंटीरियर सिंध में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम अच्छा हो रहा है। अच्छा। अस्पताल में आपका सिस्टम नहीं है, और अभी भी हम सिविल हॉस्पिटल गए थे उस दिन, तो वो यही कह रहे थे कि बात ये कि सिस्टम खराब है। ठीक है, सर्विसेज वो ये नहीं है कि नहीं है, गवर्नमेंट डॉक्टर्स अच्छे हैं, हमारे पास इक्विपमेंट्स अच्छे हैं, लेकिन सिस्टम नहीं है और पॉलिसी नहीं है। और आपके यहाँ जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ये जितने भी वर्कर्स अपॉइंट होते हैं पॉलिटिकल, उनको पता है उनकी नौकरी नहीं जानी, वो काम करें या ना करें उनकी नौकरी नहीं जानी। अच्छा। तो वो करते ही नहीं काम। तो द सिस्टम इज़ रॉन्ग, द सिस्टम नीड्स टू चेंज, वो चेंज नहीं होता। अच्छा। आपके यहाँ अब कराची में गरीब आदमी के लिए
सिना बैठा हुआ है फॉर एग्जांपल, 1.5 मिलियन पेशेंट वो है जो हम रोक रहे हैं फ्रंट लाइन पे कि उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर उसको डायबिटीज़ है, उसको हाइपरटेंशन है, उसको कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं, उसको सिना ही वहाँ से ट्रीट करता है। वो अच्छा, वो सिना उसके घर से कोई आधा किलोमीटर दूर है या वो, तो उसको अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंटीनेटल, पोस्टनेटल हमारे यहाँ होता है, वैक्सीनेशन हमारे यहाँ होती है, यानी हर तरह का ट्रीटमेंट आपके यहाँ होता है। मगर फिर अगेन वही बात आ गई कि गवर्नमेंट लेवल पर लोग उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट, स्पेशली अगर मैं सिंध गवर्नमेंट की बात करूँ, तो उनका हेल्थ सिस्टम इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें इस तरह की फिर फाउंडेशंस की या इस तरह के हमें चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़े। अच्छा, मुझे ये बताएं कि हमने ये देखा या मैंने खुद ये चीज़ एक्सपीरियंस की, कुछ डॉक्टर्स खुद ये कहते हैं कि हमें इंटीरियर सिंध नहीं जाना है। आप तो चूँकि मिलती हैं, आपकी बातचीत होती है, क्या रीज़न लगता है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का एक बहुत बड़ा इशू है। अच्छा। आपने अभी देखा कि जब अभी फ्लड रिलीफ का वहाँ गए, हमारे ट्रक्स गए, हमारे लोगों को मारा भी गया, लूटा भी गया। ये कैसे हो सकता है जब तक पुलिस की कनाइवेंस ना हो, जब तक। अच्छा, हमारा जो ट्रक लूटा गया, वो ट्रक नहीं लूटा गया जिसमें देगें थी, वो लूटा गया जो सामान बिक सकता था, टेंट्स, अच्छा, ब्लैंकेट्स। आप लोग के अपने ट्रक्स भी गए फ्लड रिलीफ में? हमने भी सबकी तरह वो किया। वो ट्रक लूटे गए जिसमें जो पहले चेक पॉइंट पे उन्होंने चेक किए थे, तो जिसमें देगें थी जो उसी दिन हमें बांटनी थी, वो नहीं लूटा ट्रक। अच्छा। लूटा वो जिसमें आटे की बोरियां थी या टेंट्स थे या वो थे। क्यों किसी ने तो उनको कहा ना कि ये ट्रक में माल है जो आप वो, तो इट्स अ ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। अच्छा। तो उसकी वजह से इंटीरियर में नहीं जाते। मगर अगेन देखें, सिंध गवर्नमेंट की बहुत कमज़ोरियाँ, देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट। आई एम नॉट अ फैन ऑफ एनी पॉलिटिशियन। बलूचिस्तान में इससे भी बुरा हाल है। आप बलूचिस्तान चले जाएं, 2-2, 2.5 साल से कभी उन्होंने डॉक्टर नहीं देखा। आप पूछें उनसे डॉक्टर कहाँ है BUH में, और कहते जी वो कराची में हैं। अच्छा। वो कराची में क्या कर रहे हैं, उसकी ड्यूटी वहाँ लगी हुई है। सो इट्स हमारे यहाँ हेल्थ का बहुत बुरा हाल है। और जो भी मैंने आपसे कहा ना, $45 आपका गवर्नमेंट कहती है कि खर्च होता है साल में, $45 पर पर्सन पर एनम। उसमें से गवर्नमेंट सिर्फ $14 खर्च करती है। अल्लाह। अच्छा, तो फिर आप आगे क्या देख रही हैं फ्यूचर में? हमारा हेल्थ सिस्टम कहाँ स्टैंड कर रहा है? क्या हमें इस तरह की बहुत सारी मुल्क के हालात हैं और जो इकोनॉमिक हालात हैं, अगर हम आज 1.5 मिलियन पेशेंट्स पर खड़े हैं, तो हम तो 3-3.5 मिलियन पेशेंट देख रहे हैं कि हमने जाना पड़ेगा। लोग जो मिडिल क्लास लोग थे वो भी पॉवर्टी लाइन की तरफ आ गए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमें जो सपोर्ट करते हैं, क्योंकि 90% जो हम पेशेंट्स देखते हैं वो ज़कात एलिजिबल होते हैं। और ये नहीं कि हमने कह दिया कि ज़कात एलिजिबल हैं, गरीब हैं, फ़कीर हैं, नहीं। ये एक पूरा सिस्टम है। दारुल उलूम के तहत वो हमारे पास ज़कात इवैल्यूएटर्स होते हैं जो जाके पूरे मोहल्ले में चेक करते हैं, एक एक घर में जाके पहले उसकी वो करते हैं। फिर क्योंकि ज़कात का मामला बहुत सेंसिटिव होता है, तो लोग जो है बढ़ते जा रहे हैं। बट जो ज़कात देने वाले हैं उनके भी हालात ख़राब हो रहे हैं। सो इट्स अ विशियस साइकिल। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना एक्सपैंड करें। हम देखें, एक और चीज़ जो है जो आम तौर पे लोग नहीं करवाते, वो अपने लैब टेस्ट नहीं कराते। जब तक आपको ये ना पता हो कि प्रॉब्लम क्या है, गलत सलत एंटीबायोटिक्स आपको इशू हो जाते हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि सिन्हा के तहत हम अफोर्डेबल डायग्नोस्टिक्स भी करें। सिर्फ हमारे लैब, हमारे क्लिनिक में तो फ्री में होती है, मगर वो सिर्फ हमारे पेशेंट तक है। मगर जो दूसरे लोगों के पेशेंट हैं, अगर वो जाते हैं, जैसे प्राइवेट बहुत सी बुक लें, उसका एक लैब टेस्ट 6,000 रुपये का बहुत महंगे होते हैं। बहुत आपके सिर्फ टेस्ट हो गई 23 से 24 हज़ार बन जाते हैं। तो हमारे यहाँ हमने ये किया है कि हमने बिल्कुल मिनिमम, तो जो टेस्ट, और मैंने तो कंपेयर, जो टेस्ट कहीं 1200 रुपए का है, वो हमारे यहाँ 400-450 रुपए में हो जाता है, बिकॉज हम चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। ज़बरदस्त। अमरीन, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बड़ा ज़रूरी है जी कि आप अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर करें। आपकी आवाम सेहतमंद होगी, तंदुरुस्त होगी, तो आपको एक अच्छा फ्यूचर मिल सकता है। अब आपको बताएं, आपकी जल्द के हवाले से बात करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आपकी स्किन जो है वो ढीली है, ये लटकी हुई है, आपको लग रहा है कि लूज़ हो गई आपकी स्किन, तो आप ये चाहेंगे जी कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो अपनी जगह पर आ जाए, हम स्किन टाइटनिंग करवा लें। अच्छा, स्किन टाइटनिंग हर किसी के लिए नहीं होती, ये जानना, इसको समझना बड़ा ज़रूरी है। आप इसे इजीली करवा सकते हैं, लेकिन ये समझें कि आपकी स्किन को इसकी ज़रूरत है या नहीं। अल्ट्रा फार्मर पूरे चेहरे
गर्दन और आपकी बॉडी का कोई भी पार्ट जो कि आपको लग रहा है जी कि ये लूज है, उसको आप जो है टाइट करवा सकते हैं। इसका तरीक़ाकार क्या है, ये आप किस तरह करवा सकते हैं, ये काम किस तरह करता है, आया इसकी सेटिंग्स होती हैं या ये एक दफ़ा ही करवाने के बाद 2-2, 3-3 महीने जो है या पूरा साल जो है या 2-3 साल आप इजीली गुजार सकते हैं, इसका कोई नुकसान होता है या नहीं होता? इस पर बात करने के लिए डॉक्टर अमरीन रोशन इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अच्छा डॉक्टर साहबा, मुझे बताएं सबसे पहले तो ये अल्ट्रा फॉर्मर है क्या, बेसिकली ये क्या टेक्निक है? इट्स अ नॉन इन्वेसिव फेस लिफ्ट, मतलब कि बगैर किसी इंजेक्शन के आपका चेहरा लिफ्ट हो जाता है। चेहरे का जो एक्स्ट्रा सैगिंग से जो स्किन होती है वो लिफ्ट हो जाती है एक लिमिटेड मिकदार में। मतलब समझें अगर बहुत एक हेल्दी चेहरा आ गया मोटा सा और वो कहते हैं कि हमें पतला कर दें, ऐसा नहीं पॉसिबल है। हमेशा एक स्मार्ट लुकिंग ही एक्स्ट्रा स्मार्ट लुकिंग बन सकता है। अच्छा, ये समझना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर मैंने देखा है हमारी जो ख़वातीन होती हैं 30+ पे जो चली जाती हैं, अच्छा कहती है हम हंस रहे हैं तो ये लाफ लाइन बन रही है, हम चाहते हैं जी ये चीज़ थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए, हम चाहते हैं जी हमारा फोरहेड लिफ्ट हो जाए, हमारी चिन थोड़ी सी लिफ्ट हो जाए, गर्दन पे थोड़ा सा वो आ गया जी, ढीलापन आ गया, वो ढीलापन खत्म बिल्कुल आता है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए आपने ये टेक्निक यूज़ कर ली जी। इसकी सेटिंग्स हैं या एक दफ़ा करवाने में आप कहेंगे चलो जी एक दफ़ा हो गया अब तो पूरी ज़िंदगी ज़रूरत नहीं है? सिर्फ एक बार कराना होता है साल में एक दफ़ा। आपने एक बार कराया साल में, उसका रिजल्ट आता है 30 to 90 डेज़ में। डिपेंड्स ऑन हर किसी की अपनी इलास्टिसिटी फेस की, ठीक है, कि कोई किस तरह का, कोई कितना यंग लुकिंग है, कोई कितना ओल्डर एज में भी यंग लुकिंग है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि इवन इफ अ गर्ल इज़ 36 एंड हर फेस लुक्स लाइक 30, तो दैट मीन्स शी इज़ नॉट एजिंग मच। उसको इन चीज़ों में नहीं जाना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी बच्चियां जो हैं वो इस तरह की ट्रीटमेंट्स करवा रही होती हैं। बिल्कुल, और वो गलत है। देखें, कराने वाली हमारी एक लाइन है, एक एज आएगी चेहरे की एज में। आप समझ रही हैं, मैं एक उम्र की भी बात नहीं कर रही। एक हमारी एज करने का जो एक टाइम आता है ना, उसमें हम सबको छोटी छोटी चीज़ें करानी पड़ती हैं मेंटेनेंस के लिए। यही हमारा काम है और ये मैं कर रही हूँ। पर मैं तब तक नहीं हाथ लगाती जब तक मैं कहती हूँ कि आपको आपका मिरर तंग ना करे, कि बस अब कुछ ऐसा लग रहा है जिसके बगैर हम जो है ना सेटल होने करे बगैर हम नहीं चल सकेंगे। जैसे कि आपने भी लाफ लाइन की बात की। लाफ लाइन एक ऐसी चीज़ है जो वक्त के साथ छोटी छोटी प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई, विच लुक्स ब्यूटिफुल। वी हैव टू एज, और कहीं कहीं आप प्यारे लग रहे होते हैं, वो पता चल रहा होता है कि हम वो 20 वाले नहीं रहे, अब हम 30 के हो गए, पता चलता है। फीचर्स आप सोचें, आजकल के ज़माने में अगर आप किसी से बात करते हो, फुली बोटॉक्स हुई हुई पेशेंट और लड़की, फुली बोटॉक्स हुई हुई, फिलर्स हुई हुई, आपको पता ही नहीं चल सकेगा कि वो दुखी है, वो खुश है, उसका क्या एक्सप्रेशन है, उसको आपकी कौन सी बात बुरी लगी आपकी गुफ्तगू में, आपको वो एक्सप्रेशन लेस हो जाएगी ना। आप बोटॉक्स के अगेंस्ट है? मैं बोटॉक्स करती हूँ, मैं सिर्फ उनके लिए करती हूँ, तो अगेंस्ट कैसे हो सकती हूँ? करती हूँ उनके लिए जिनको बहुत ज़रूरत हो, जिनका फ्राउन करने में बहुत ज़्यादा लाइन। अच्छा, अब इसमें भी बहुत ज़्यादा देखिए ना चीज़ें आ जाती हैं। मिसकंसेप्शन है कि बोटॉक्स आप तब करवाएं जब आपको बहुत ज़रूरत है। अच्छा, हम देखते हैं कि जी आपकी थोड़ी सी स्किन ढल गई है, थोड़ी सी आपकी जल्द आपको लूज लग रही है, हम फ़ौरन किसी ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं। अच्छा, ये जो मैंने जिस ट्रीटमेंट का जिक्र किया अल्ट्रा फॉर्मर, ये बेसिकली किन लोगों के लिए ज़्यादा रिकमेंड है? जिन लोगों ने अपना बिल्कुल ख्याल नहीं रखा, बेशक फिर वो 25 के भी हैं। अच्छा, इसमें इस तरह की स्पेसिफिक एज रेकमेंडेड नहीं है। टीन एज के बाद, टीन एज तक ऑफ कोर्स आप नहीं करते कुछ भी। टीन एज के बाद आपको जब भी ऐसा लगे कि मैंने बहुत वेट लूज़ कर लिया, मतलब 115 पाउंड्स थी मैं और एकदम से मैंने अपने आप को 10-15 पाउंड कम किया है, तो अब मेरा लूज़ हो गया स्किन, तो एक मैंने आपको बताया लिमिटेड लेवल पे हमें बड़े देखकर सोच समझ के पेशेंट उठाना होता है कि इसको हम रिजल्ट दे सकें, क्योंकि आपको पता है कमिटमेंट है। ठीक है। अगर आपने किसी को कहा कि हम रिजल्ट दे सकते हैं तो देने होंगे। अगर आपको लग रहा है कि समझें कि 60+ औरत आई है आपके पास अल्ट्रा फॉर्मर के लिए, उसके पास ज़्यादा फैट नहीं है, बहुत मेंटेन रखा हुआ है, पर वक्त के साथ वो ढल गई है, उसको नहीं कर सकते अल्ट्रा फॉर्मर। अच्छा, अल्ट्रा फॉर्मर का बेसिकली मकसद ये है कि आपकी स्किन के किसी भी एरिया को लिफ्ट कर रहा है या बॉडी के किसी भी पार्ट को थोड़ा फैट चाहिए हमें इसको लिफ्ट करने के लिए भी। अगर एक औरत ने 60 साल की उम्र में बहुत बॉडी मेंटेन रखी है, बिल्कुल फैट खत्म कर दिया, उसके फेस पे बिल्कुल फैट नहीं, हम नहीं कर सकेंगे। इसको करने के लिए आपके चेहरे पे फैट होना जरूरी है, थोड़ा सा फैट होना जरूरी है, ताकि इसको कंट्रोल करता है। जैसे किसी के बहुत ही थिक चिक्स, मतलब ऐसे चीक्स होते हैं जैसे चबी चिक्स, बहुत चबी, यस, उनको बहुत प्यारा लिफ्ट आता है, बहुत प्यारा। किसी का डबल चिन होता है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, पर डिपेंड करता है कि आप कितने यूनिट्स लगा रहे हो, कितने शॉट्स दे रहे हो। यूनिट्स, सॉरी, हम लोग बोटॉक्स में यूनिट्स यूज़ करते हैं, कितने आप शॉट्स लगा रहे हो स्पेसिफिक, और आप कौन सी अच्छी मशीन यूज़ कर रहे हो। ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं, मैं कोई नाम नहीं लेना चाहती, ऐसी बहुत सारी मशीनें हैं जिनके रिजल्ट्स नहीं हैं,
नहीं है, और फिर उनके वो जो एक्सपेंसेस है बहुत ज़्यादा है कि बहुत महंगे वो ट्रीटमेंट्स हैं। और जहाँ हमें ये हिंट अपने सारे लोगों को, ऑडियंस को देना चाहिए कि जब आपको कोई इदारा कहता है कि 3 सेटिंग्स करा लीजिएगा, मतलब कि वो मशीन सही नहीं है। अच्छा, हाँ, किसी भी ट्रीटमेंट की नहीं, ये जो फेस लिफ्टिंग है ना, नॉन इन्वेसिव, इसका एक ट्रिक है। अच्छा, कहीं भी क्लिनिक पे कोई जाए, सुन ले भाई कान खोल के वो खवातीन जो बड़े शौक से भागती हैं, और किसी को ये कहा जाए कि आप एक बार पे करेंगी पर आपको हम 3 से 4 सिटिंग देंगे, वो सही नहीं है। अच्छा, आप वो खुद आजमा लें। क्यों इसमें मतलब क्या सिर्फ एक सेटिंग होती है? क्योंकि वो खुद ही मुतमिन नहीं है, डॉक्टर या टेक्नीशियन जो कर रहा है उसे पता है मैंने बार बार बुलाना है, इस पेशेंट को तो रिजल्ट नहीं आएगा क्योंकि मशीन में दम नहीं है। अच्छा, जो अच्छी मशीन है, अमेरिकन या कोई भी यूरोपियन, कोई जो अच्छी नामवर मशीन है जैसे अल्ट्राफॉर्मेट्री, रिलायबल मशीन, अच्छा, फॉर फुल बॉडी, कोई भी पार्ट, इवन फॉर द फेस, फॉर द नेक, इस पे हम ये प्रॉमिस कर सकते हैं पेशेंट के साथ। ओवर प्रॉमिसिंग बहुत बड़ी बात होती है। हम पेशेंट को कह देते हैं वी विल जस्ट डू इट वंस फॉर यू, प्रॉपर शॉट्स जितने हमें आपके फेस को देख के रिक्वायर्ड है, यू विल पे अस वंस एंड देन यू विल कम बैक इन अ 1 year टाइम, 1 साल के बाद। ओके, अच्छा देखिए कितनी अच्छी बात, और लोगों को इस बात का नहीं पता। आपको कह देते हैं जी कि आप सेटिंग्स, हम कहते हैं ओहो बार बार बुला रहे हैं, इसका मतलब बार बार करेंगे तो हमारी स्किन और अच्छी हो जाएगी। हाँ, एक्स्ट्रा करने से भी लटक जाती है स्किन। हाँ, अच्छा अंबर मुझे ये बताएं, अमरीन के हमने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे डॉक्टर्स या बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे होते हैं जो कि आपसे चार्ज बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। अच्छा, उसमें सिर्फ फेस लिफ्टिंग की मैं बात नहीं कर रही हूँ, उसमें हर चीज़ की बात है, उसमें बोटॉक्स है, उसमें फिलर्स हैं, लेकिन वो आपको ये गाइड नहीं करते कि जी अभी आपकी एज या अभी आपकी स्किन को ज़रूरत नहीं है बोटॉक्स की या फिलर की। हाँ। इसमें आपका अपना क्या रोल होना चाहिए कि आपको कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास, या आप जैसे मुझे किसी ने कहा जी कि आप फिलर करवाएं क्योंकि जी आपकी लाफ लाइन है। हाँ। मैंने आपसे पूछा, आपने कहा जी कि अभी तो आपके चेहरे पे उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है। ये मैं इसलिए अपने नाज़रीन को बता रही हूँ क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स उन्हें लगे कि अच्छा ठीक है, हमारे पास भी जो डॉक्टर्स आते हैं हम अक्सर उनसे अपनी स्किन को लेके भी सवाल करते हैं क्योंकि हमारी स्किन पर डेली मेकअप होता है। तो मुझे ये बताएं कि क्या आपका पहला स्टेप क्या होना चाहिए, क्या अगर आपने अपनी स्किन पर क्या चीज़ देखी है कि आपको लगे कि अच्छा अब मुझे बोटॉक्स या फिलर की ज़रूरत है? देखिए अभी सारे लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको देख रहे हैं कि मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि यू डोंट नीड इट। आपको नेज़ोलेबियल फॉर मतलब लाफ लाइन में आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इतना थोड़ा सा लाफ लाइन के लिए होना चाहिए, वो नेचुरल फील होता है। हाँ, ताकि आप मुस्कुरा रही हो या बात कर रही हो तो वो देखे, थोड़े से छोटी मोटी लाइन्स फेस पे होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। बाकी आप जैसे कहते हो कि कब जाना चाहिए, हमारे पास अलग रवाज है। हमारे मुल्क में हमारे पास क्या होता है कि औरत बेचारी सिर्फ तब कमरे से घर से बाहर निकलती है जब उसका शौहर कहता है कि क्या हो रहा है तुम्हारे चेहरे को, बूढ़ी हो रही हो, जाओ जाके कुछ कराओ। या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि वो कितनी भी बूढ़ी हो रही हो तो उसको कहते हैं तुम्हें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, तुम बहुत प्यारी लग रही हो, ताकि खर्चा ना हो। बहुत सारी चीज़ों के किस्से में। पर लड़की को ये खुद सोचना चाहिए, ना किसी से पूछे, ना किसी से मशवरा करे, ना किसी हस्बैंड की किसी की बात पे। जब तक हस्बैंड अगर बहुत ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा है तो और श्योर आप लोग को लेनी चाहिए ड्रेस। पर अगर जब तक वो आपको मिरर खुद नहीं बताता, तब आपको खुद महसूस नहीं होता कि नहीं अब मैं बदल रही हूँ, खुद को पता चल रहा होता है, अननेसेसरी चीज़ें ना करें। जैसे क्या? जैसे एक्स्ट्रा लिप्स भरवा दिए, चीक्स, क्योंकि फलानी जो है इंस्टाग्राम पे लड़की के बहुत प्यारे चीक्स थे तो आके डॉक्टर अमरीन ये पिक्चर ले आते हैं साथ में। अच्छा, पिक्चर भी लेकर आते हैं? बिल्कुल, हाँ, सब। अच्छा, ज़्यादातर कौन सी एज की बच्चियाँ आती हैं आपके पास? 19 फॉर लिप फिलर्स, 19+। मैं आपको बता रही हूँ ना कि टीन एजर्स आते हैं और टीन एजर्स के बाद ही ये सब चीज़ें शुरू होनी चाहिए। और साथ में ममा भी बैठी होती हैं साथ में। अच्छा, कि इनके कर दें प्लीज़। आप समझाती हैं उन्हें? मैं भेज देती हूँ, आई रेफर देम। कहीं हम फंस जाते हैं, जैसे कभी बहुत टैन बच्चे आते हैं, फिर हम उनको मदद करते हैं वाइटनिंग के लिए। अच्छा, ठीक है, ताकि उनके। अच्छा, वाइटनिंग इंजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट क्या वाकई एग्जिस्ट करता है? हाँ, पर बहुत नुकसानात के साथ। सही, अमरीन आप बहुत जो है ना वो बहुत फेयर होके बात करेंगे जी ये करवाएं लेकिन इसके बड़े नुकसानात है। क्या नुकसानात है? क्योंकि मैंने अपने इर्द गिर्द बहुत सारे लोगों को देखा जी वाइटनिंग इंजेक्शन हम लगवा रहे हैं। मैं किसी कंपनी का नाम नहीं लूँगी, पर ओवरऑल वाइटनिंग इंजेक्शन से अगर आप खा रहे हो तो लिवर तंग करेगा आपको। अच्छा। आगे जाकर, और अगर आप लगा रहे हो तो किडनी तंग करेगा आपको आगे जाके। ओके, यानी आपको इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हेल्थ को आपके, और अगर आप मुंह पे लगा रहे हो या पूरी बॉडी के ऊपर ओरल, आप मतलब वो कह रहे हैं अपना एप्लीकेशंस कर रहे हो क्रीम्स की, तो आपका स्किन जितना स्टेरॉइड लेगा पतला होता जाएगा। स्किन आपकी उतनी ना पतली हो जाएगी, फिर आप कुछ भी नहीं लगा सकते अपनी स्किन पे। आप नहीं लगा सकते। आपकी एक वक्त आता है कि आपकी वेन्स प्रोमिनेंट होने लग जाती हैं, जब आपको फिक्र होती है, एंड देन यू हैव टर्न 40-45। फिर आपको होता है कि हाँ, जब हम हिस्ट्री लेते हैं तो डॉक्टर्स को सही बता रही होती हैं पेशेंट के, हमने ना 15-16 साल की एज से मुँह पे पूरी क्रीम्स लगा के पूरी रात सोते थे।
ये जो फार्मूला क्रीम्स आती जी हैं जी 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 अभी भी चल रही हैं, आपको पता है ये खत्म नहीं हुई। खत्म नहीं हुई है अभी भी। अक्सर लोग जो कहते हैं वो फार्मूला क्रीम बनाते हैं 1500 की मिल जाती है तो भाई वो आपको 7 दिनों में गोरा कर देती है। अच्छा, मैंने हमेशा ये चीज नोट किया कि जिस क्रीम में मरकरी ज्यादा है वो क्रीम आपकी स्किन के लिए उतना नुकसान तकरीबन सब में है। मर्करी स्टेरॉइड सब में है, उसके बगैर वाइटनिंग नहीं होगी। सही है। थोड़ी बहुत इंसान लगाए। मैंने आपको जैसे बताया कि कुछ बहुत टैन बच्चे आती हैं, बहुत टैन। लड़के बहुत कॉन्शियस हो गए हैं, लड़के कहते हैं कि डॉक्टर अमरीन हमें गोरा होना है, तो लड़कियां आती हैं बहुत टैन होते हैं, उनके मदद करते हैं, पर हम बताते हैं कि आप सिर्फ बेहतर हो गए, गोरे नहीं होंगे। अच्छा, ये गोरा होने वाला कॉन्सेप्ट अभी भी हमारी सोसाइटी में है, आपको क्या लगता है बढ़ गया मजीद? हर वक्त हमेशा से था, और अभी भी जब पेशेंट आते हैं तो अगर जैसे कोई बहुत गोरी है तो वो ये मुझे नहीं बोलेगी कि मुझे गोरा होना है, वो कहेगी मुझे मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत है, तो आप मुझे ग्लूटाथायोन में लगा दें, वो कॉकटेल लगा दें जिसमें सब मौजूद है, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने कहा है कि आप मल्टीविटामिन्स लें। तो हम समझ जाते हैं। ये आईवी करवाना सही होता है आपकी बॉडी के लिए? नहीं, मतलब मैंने देखी कि आप किसी भी डॉक्टर पे जाते हैं, वो कहते हैं अच्छा एक कॉकटेल बना के हम आपको इंजेक्ट करेंगे, वो आईवी करवा लें। आप पतले भी होंगे, आप गोरे भी होंगे, आपके जो पोर्स है वो भी खत्म होना शुरू हो जाएंगे, इसकी 4-5 सेटिंग्स आप करा लें। अच्छा, आप आईवी करवाने के लिए गए, आपको सबसे पहले क्या चीज़ मद्देनजर रखनी चाहिए? सबसे पहले उनका हमने ब्लड टेस्ट कराना चाहिए। ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। अगर कोई डॉक्टर नहीं करवा रहा तो क्या समझें? नहीं करवाएं फिर वहाँ से नहीं, क्योंकि हम देखिए मेरे पास क्लिनिक पे भी हैं वाइटनिंग इंजेक्शंस हमने रखे हुए हैं, फिर सिर्फ उनको लगाते हैं जिनको बहुत ज़रूरत है। अच्छा। जिनका बहुत प्रेशर है कि नहीं मुझे, और ऐसे लिटरली आते हैं लड़कियाँ जो कहती हैं कि मेरा हस्बैंड कहता है तुम गोरा होना चाहिए, जितना खर्चा करना है अपने पे करो पर गोरी हो जाओ, ऐसी डिमांड्स आती हैं हमारे पास, अनबिलीवेबल। अच्छा, आपने भी एक बात की थी कि 19 एज से बच्चे या बच्चियाँ आपके पास आते हैं, मतलब जाहिर है कि ये तो वो एज है जो कि एक खूबसूरत टाइम होता है ना आपकी ज़िंदगी का। मतलब आप एक जो है एक ऐसे मरहले में होते हैं जिसमें आपकी स्किन बहुत फ्रेश है, यंग है, इसमें पेरेंट्स को भी ये समझना चाहिए कि हमें अपनी बच्चियों को भी इस तरफ नहीं लेके जाना चाहिए। पेरेंट्स इस तरह बहुत समझाते हैं, मुझे पता है कि पेरेंट्स भी क्या फेस करें। मैं भी खुद पेरेंट हूँ, मेरा बच्चा भी बड़ा वाला इस 15 माशाल्लाह। तो क्या होता है कि बच्चे देख रहे हैं घर स्कूल्स में कि मम्मा देखें ये ऐसी है, ये यूँ लग रही है, ये यूँ लग रहा है, मम्मा लुक एट हर, लुक एट हिम। तो माँ बड़ी मजबूर हो जाती है कि उसकी अगर दोस्त ना बने तो बच्चा तो फिर भी जाके कराएगा। जितनी पॉकेट मनीज हैं, जितने बच्चों की पॉकेट मनीज आजकल हैं, बच्चे क्लिनिक पहुंच के करवा लेंगे। अच्छा। तो इसीलिए माओ को साथ होना भी एक पार्ट है उनका, पर हम बहुत ही प्यार से समझाते हैं। हम कह देते हैं, हम फिर इस तरह इसको मैनिपुलेट करते हैं कि हम मल्टीविटामिन खाने के लिए दे देते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। अच्छा। उसमें भी वो वाइटनिंग इंजेक्शंस, वो वाइटनिंग की टैबलेट्स मांग रही थी, मैं कहती हूँ इससे गोरा भी होंगे आप, इससे गोरे भी होंगे, तो हम ये कर देते हैं बच्चों के साथ। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे ये बताएं कि कहा जाता है जी कि आप मल्टीविटामिन्स अपनी डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें, स्पेशली वो ख़वातीन जो कि हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा मछली नहीं खा सकती, जो डेली बेसिस पे दूध नहीं लेती, ये इवन आफ्टर डिलीवरी बहुत सारी ख़वातीन अपनी वो विटामिन्स खाना छोड़ देती है जो कि आपने प्रेगनेंसी के टाइम में खाई होती है। उसके बाद होता है ये आपकी स्किन पे ब्लैक स्पॉट्स आना शुरू हो जाते हैं, बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, स्किन डल होना शुरू हो जाती है। तो मैं चाहती हूँ जरा आप ख़वातीन को ये चीज़ बताएं कि अपनी ज़िंदगी में विटामिन शामिल कर लें, क्योंकि बहुत सारी ख़वातीन का ये माइंड है कि जी विटामिन खाने से आप मोटे हो जाते हैं। कुछ मल्टीविटामिन ऐसी हैं जिसमें आता है आप वेट गेन करते हैं, बिल्कुल करते हैं, पर आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। हम जैसे एज करना शुरू करते हैं 25 के बाद हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि विटामिन B12 कम होना शुरू होता है। अच्छा। विटामिन B12 कम होगा आपका हेयर लॉस, सबसे पहले जाके बंदा विटामिन B12 का टेस्ट कराए। अच्छा। अगर वो कम, यानी कोई भी विटामिन लेने से पहले आपने टेस्ट करवाना है। देखें, कोई भी विटामिन अगर एक्स्ट्रा लिया तो वो स्टोन करा देगा, पथरी। अगर आपने कोई भी एक्स्ट्रा मतलब कोई भी विटामिन आप खा रहे हो रोज़ खा रहे हो, काफ़ी ऐसी लड़कियां हैं जो 6-7 मल्टीविटामिन खाती हैं, तो उनके जिस्म के अंदर वो स्टोन बनना शुरू हो जाता है। जैसे आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अगर ग्रीन वेजिटेबल्स पे हो तो भी आपको स्टोन होता है, एक्स्ट्रा कैल्शियम स्टोन पैदा करेगा। ओके, यानी आप किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उसके लिए एक टेस्ट आपका होना ज़रूरी है। हर चीज़, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था ना कि PRP हम कराते तो भी हम पहले टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, हम देखें अब देखें ना, ये PRP में भी बहुत सारे मिसकंसेप्शन है कि जी PRP एक फलानी टाइप की होती है, किट के साथ होती है। तो जो किट के साथ होती है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, लेकिन वो एक्सपेंसिव होती है। लोग कहते हैं सस्ते में चांद छुटाओ और जी सस्ती वाली आप करवा लो, इसमें भी एक आपका माइंड आ जाता है। मैं हमेशा से एक बात करती हूँ कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं अपनी स्किन को लेके,
उससे पहले आपका अपनी स्किन से दोस्त होना, उससे दोस्ती करना बड़ा ज़रूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी अपनी स्किन कैसी है, बजाय इसके कि कोई डॉक्टर आपको बता रहा है। बिल्कुल ये घर से पता चल रहा होता है आपको। अगर आप अनमैरिड हो तो आपके पेरेंट्स ने कुछ ना कुछ हाईलाइट कर देंगे जो कि आपको पता है, बिल्कुल सच बोलेंगे कि बेटा तुम में कोई दाग आ रहे हैं, कोई जैसे आजकल मिलास्मा बहुत फैला हुआ है, पिगमेंटेशन। आपने देखा होगा कि बच्चे निकल जाते हैं स्कूल और कॉलेजेस के लिए विदाउट सन ब्लॉक, तो उनको हल्के हल्के पैचेस, इसको छाइयाँ कहते हैं, शुरू हो जाती हैं यंग एज से। सही, ठीक है डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद कर रही थी। तो बड़ा ज़रूरी है अपनी स्किन से दोस्ती करना, और स्पेशली माएँ वो बच्चियों पे या बच्चों पे ज़्यादा नज़र रख सकती है कि उनके बच्चे को या उनकी बच्ची की जो स्किन है वो किस एज में है, क्या ज़रूरत है इसको। मुझे ये लगता है कि कोई भी चीज़ एप्लीकेशन करने से बेहतर है कि आप सब्जियां और फल जो हैं वो ज़्यादा खाएं ताकि वो खाने से आपके चेहरे पे नज़र आए ना। वेलकम बैक जी। ये बात करते हैं आपकी किस्मत के हवाले से कि जी ये जो हफ्ता है, इस हफ्ते में आपके सितारे आपके बारे में क्या कहते हैं, और महंगाई कितनी ऊपर जाएगी, पाकिस्तान की सियासत में क्या कोई दिलचस्प मोड़ आ सकता है या नहीं, क्या कोई अहम गिरफ्तारी हो सकती है या नहीं। टैरो कार्ड रीडर मरियम नसीम इस वक्त हमें लाहौर से ज्वाइन कर चुकी हैं। उन्हें शामिल गुफ्तगू करते हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मरियम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग महक, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। मुझे बताएं कि सबसे पहले तो जो 12 हाउस ऑफ स्टार्स हैं उनके बारे में मैं जानना चाह रही थी, बिकॉज बहुत सारे लोग जो हैं उनका बहुत ज़्यादा ये होता है कि अच्छा ठीक है अभी हमारा सितारा ज़रा गर्दिश में है, अभी हमें परचेजिंग रोक देनी चाहिए, अभी हमें फ़लानी चीज़ के लिए हाथ रोक देना चाहिए, ट्रैवल नहीं करना चाहिए। सब लोगों के अपने अपने एक अलग अलग ईमान वाली चीज़ें हो जाती है कि जी अच्छा बस अभी ये नहीं करना क्योंकि अभी मेरा हाउस ऑफ स्टार थोड़ा सा गर्दिश में है, या हमने अक्सर ये चीज़ है कि जी सितारे गर्दिश में है तो देखा ऐसा हो गया। तो किसका सितारा क्या कह रहा है कि यह हफ्ता उसके लिए कैसा होगा? बिल्कुल ठीक है जी, हम टैरो कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि मुख्तलिफ सितारों का हफ्ता कैसा गुजरेगा। अच्छा, मैंने सोचा था कि आज मैं काउंटडाउन नीचे से स्टार्ट करूंगी इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग फ्रॉम एरीज, मैं पाइसेस से स्टार्ट करूंगी क्योंकि मोस्टली एंड सितारे रह जाते हैं। ठीक है आज हम आपको भरपूर टाइम देंगे, जहाँ मर्जी से शुरू करें। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, हम पाइसेस से स्टार्ट करते हैं। काम जो है अपने वर्क स्पेस पे वो लोगों को इम्प्रेस कर सकेंगे। कोई बहुत इमोशनली मैच्योर्ड फीमेल जो है वो उनकी जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं, और अगर वो खुद फीमेल हैं, पाइसेस जो हैं, तो इमोशनली जो है वो काफी एक मैच्योरिटी से पेश आएंगी, एक स्टेबिलिटी होगी उनकी जिंदगी में इमोशनल लेवल के ऊपर। और जो फीमेल्स हैं उनकी जिंदगी में कोई एक लव इंटरेस्ट या एक इंसान भी आने की तवक्को है। और अगर ये पाइसेस जो हैं वो मेल हैं तो इसका मतलब है कि वो अपनी वर्क रिलेटेड लाइफ में बहुत स्टेबिलिटी से सोच। जी आप प्लीज बात मुकम्मल करें। अच्छा, तो जो है वो जो पाइसेस मेल्स हैं वो अपनी ज़िंदगी में जो है वो बहुत स्टेबिलिटी से अपनी वर्क रिलेटेड लाइफ में बहुत सोच समझ के मुझे अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पाइसेस के लिए जो है ये हफ्ता अपने काम के एतबार से, पैसे के एतबार से बहुत स्टेबल और समझदारी से भरा हुआ वाक़ई होगा। अच्छा, आ जाते हैं एक्वेरियस। एक्वेरियस की जिंदगी में कोई ट्रैवलिंग आ सकती है, कोई मूवमेंट आ सकती है, कोई ट्रांजिशन आ सकती है। अगर किसी ने कोई शिफ्टिंग करनी है तो उसके लिए एक अच्छा टाइम है। जो है थोड़ी सी जो है इमोशनल फुलफिलमेंट है एक्वेरियस की जिंदगी में। एक्वेरियस का भी हफ्ता मुझे अभी तक तो काफी अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। और फिर अगेन रोमांटिकली कोई यंग पर्सन जो है वो फीमेल्स की जिंदगी में इस हफ्ते में एंटर हो सकता है, और अगर मेल्स हैं तो उनकी लव लाइफ के लिए भी जो है ये हफ्ता काफी अच्छा साबित होगा। नेक्स्ट हमारा ज़ोडिएक साइन आ जाता है कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न का भी ये है कि कोई चीज़ उन्हें इमोशनली बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती हुई नजर आ रही है। कोई इमोशनल लेवल पे अगेन कैप्रिकॉर्न्स की ज़िंदगी में भी कोई नई डेवलपमेंट होती भी नजर आ रही है। अगेन कोई नर्चरिंग फीमेल, कोई फाइनेंशियली मैच्योर्ड फीमेल उनकी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। और अगर ये फीमेल्स हैं तो इसका मतलब है कि वो अपने घर और अपनी वर्क रिलेटेड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करके चलेंगी। चॉइसेस भी सामने आ सकती हैं
और जो है अगेन जो हमारे कैप्रिकॉर्न्स हैं उनकी भी लव लाइफ जो है वो उसमें इम्प्रूवमेंट आती हुई नजर आ रही है। तो आई डोंट नो फेब जो है वो कुछ इमोशनल लेवल पे जो है सब ज़ोडिएक्स के लिए मुझे बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा, उसके बाद सेजिटेरियस आ गए। सेजिटेरियस में हाउएवर जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कंधों पे काफ़ी ज़्यादा बोझ मुझे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। काफ़ी अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस से लर्न करते हुए कुछ डिफेंसिव साइड पे वो मुझे प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं जो सेजिटेरियस हैं। और ये है कि उनके ऊपर जो भी ऑब्स्टिकल्स आएंगी उनके लिए वो एक स्ट्रॉन्गर पोजिशन पे हैं, एक स्ट्रॉन्गर विकेट के ऊपर हैं। लेकिन ये हफ्ता सेजिटेरियस के लिए थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल नजर आ रहा है कि उनको बोझ का, ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा, मगर वो मैनेज कर पाएंगे। ये है कि जो भी मुश्किलें आएंगी उनसे वो गुजर जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो के पास बहुत ज़्यादा इस हफ्ते चांसेस होंगे अपने टैलेंट्स को, अपनी जितनी भी उनके पास क्वालिटीज़ और एबिलिटीज़ हैं उनको यूटिलाइज करने के, और कम्युनिकेट वो बहुत अच्छा कर सकेंगे। जो हमारे स्कॉर्पियो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस के हवाले से जो है वो अच्छे फैसले कर सकेंगे। बिजनेस में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है। पुराने अपने जो भी उन्होंने एक्वायर किए हैं उससे आगे नए वेंचर्स की तरफ वो जा सकते हैं। तो स्कॉर्पियो के लिए वर्क रिलेटेड लाइफ या बिजनेस से स्पेशली जो है एसोसिएटेड स्कॉर्पियो, उनके लिए यह हफ्ता काफी अच्छा रहेगा। सही है। इसके बाद हमारे जनाबे अली लिब्रा आ जाते हैं। लिब्रा के अगेन अब फिर वही एक इमोशनल मैच्योरिटी का कार्ड है, और जो है एक कोई इमोशनली मैच्योर्ड मेल भी लिब्रा की जिंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। इसके अलावा जो है वो लिब्रा का लेकिन ये है कि थोड़ी सी बाउंड्रीज पे उन्हें अपने काम करने की जरूरत है, और फाइनेंशियली भी थोड़े से हैंड टू माउथ जो हालात है वो पेश आ सकते हैं। सही है। वर्गो अच्छा, और लिब्रा का जो आखिरी कार्ड है वो ये है कि वो बाहर के मुल्क में अगर वो जॉब ढूंढना चाहते हैं तो उसके रास्ते खुलेंगे, प्रोग्रेस के रास्ते खुलेंगे, और वो अपनी एक डायरेक्शन डिटरमिन कर सकेंगे कि उन्होंने आगे जो है वो कैसे चलना है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आ गया जी वर्गो। वर्गो का ये है कि जो भी अब तक उन्होंने पैसा जमा किया है, जो भी उनकी हार्ड अर्न मनी है, लग्जरीज हैं, इस हफ्ते वो उसको एंजॉय कर सकेंगे भरपूर तरीके से, और काफी ज्यादा जो है वो मुकम्मल और अकम्पलिश्ड फील करेंगे। उनकी जिंदगी का एक कोई साइकिल है जो सक्सेसफुल तरीके से जो है वो कंप्लीट होता हुआ नजर आएगा। ज्यादा वो अपनी लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, और या फिर कोई लॉजिकल मेल उनकी जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। और अगर वो खुद मेल्स हैं तो फिर इसका मतलब है कि वो बहुत अच्छे फैसले कर सकेंगे अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए। ठीक है। इसके बाद जी हमारा ज़ोडिएक साइन आ गया लियो। लियो को मेंटल क्लैरिटी मिलेगी, कोई सच सामने भी आ सकता है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, लेकिन लियो जो है वो किसी अनवांटेड सिनेरियो में भी ट्रैप हो सकते हैं। बावजूद इसके कि क्लैरिटी मिलेगी, या ये भी हो सकता है कि किसी अनवांटेड सिनेरियो के बारे में उनको मेंटल क्लैरिटी इवेंचुअली मिले। होप का रिवाइवल है लियो के लिए, और एक क्लियर डायरेक्शन जो है वो इस हफ्ते उनकी भी नजर आती है। जो भी उन्होंने प्लान्स बनाने हैं उसमें एक क्लैरिटी आने के इम्कान है फ्यूचर के बारे में। ठीक है जनाब अली। नेक्स्ट हमारा आ गया कैंसर का ज़ोडिएक साइन। कैंसर का जो है हमारा उसमें ये है कि मनी फ्लो बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है, उनकी फैमिली में मनी फ्लो बहुत अच्छा चलता हुआ नजर आ रहा है। कि चैरिटी का भी कार्ड होता है, इसलिए कैंसेरियंस को थोड़ा सा चैरिटी पे भी एम्फसाइज करना चाहिए। फाइनेंशियल डिफिकल्टी भी आ सकती है, लेकिन अगेन वही बात है कि अगर चैरिटी वो करेंगे तो शायद वो इस फाइनेंशियल डिफिकल्टी को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद जो है वीक के एंड तक जो है वो काफी ज्यादा क्लैरिटी, काफी ज्यादा ब्राइटनेस और काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आती हुई नजर आ रही है। और सेम के भी चांसेस हैं, अगर कोई इस किस्म की फील्ड से रिलेटेड है तो वो अपनी जो भी एबिलिटीज है उनको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकेंगे। ठीक है। नेक्स्ट ये हमारा आ गया जेमिनाई। जेमिनाई की जिंदगी में बहुत ज्यादा मुझे स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, अथॉरिटी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा मैच्योरिटी नजर आ रही है जेमिनाई की जिंदगी में। काम के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है इस हफ्ते में,
बहुत ज़्यादा जो है वो किसी एक टास्क को वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कर सकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट कार्ड ये उनके लिए है जस्टिस का। इसका मतलब ये है कि खुद भी वो एक इंसाफ से काम लेंगे, उन चीज़ों को लेके चलेंगे जो उनको सूट करती हैं, उनको निकाल देंगे जो उन्हें सूट नहीं करती। लीगल मैटर्स में एक अच्छा कार्ड है, उनके साथ इंसाफ होगा। और ओवरऑल भी एक तरह से एडवाइस के कार्ड के तौर पे देखा जाए तो उन्हें लोगों के साथ जो है वो उनका ड्यू देने की जरूरत है। अच्छे लोगों के साथ अच्छा चले, लेकिन फिर जो लोग उन्हें इतना सर्व नहीं करते उनके साथ इतना अच्छा चलने की जरूरत नहीं है। ठीक है। इसके बाद जी हमारा टॉरस आ गया। टॉरस का ये है कि बहुत ज़्यादा ये अच्छा कार्ड है, ग्रोथ का कार्ड है, फर्टिलिटी का कार्ड है, प्रेगनेंसी का भी कार्ड होता है। तो टॉरस के लिए जो है इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा ग्रोथ है, बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस है, बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है। टॉरस जो फीमेल्स अगर कोई बिजनेस से ताल्लुक़ रखती हैं तो बिजनेस में वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती हैं। जो मेल्स हैं उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत स्ट्रॉन्ग फीमेल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है इस हफ्ते में। बहुत ज़्यादा पैशनेट फीमेल जो है वो करती है। बाय द एंड ऑफ दिस वीक मुझे ऐसे लगता है कि टॉरस थोड़ा सा बोर्डम का शिकार हो जाएंगे, थोड़ा सा चीजों से इमोशनली डिटैच हो जाएंगे, लेकिन हाउएवर वो अगर अपनी क्रिएटिविटी पे तवज्जो दें तो फिर वो इस नेगेटिव एक साइड से बच सकते हैं। ठीक है। और सबसे आखिर में जी हमारा आ गया एरीज। एरीज की जिंदगी में कोई ट्रांजिशन है, कोई मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, कोई चीज एंड अप हो रही है, कोई नई चीज स्टार्ट हो रही है। जो स्टूडेंट्स हैं या कोई नई चीज सीखना चाहते हैं उनके लिए ये वीक बहुत अच्छा एरीज के लिए साबित होगा। वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कोई भी नई चीज सीख सकते हैं। और प्रोग्रेस है, पैशन है, अपने पैशन को फॉलो करने के लिए एरीज के लिए अपनी फायरी जो उनकी टेम्परामेंट होती है उसके मुताबिक एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाने के लिए बहुत अच्छा हफ्ता है। तो ओवरऑल सारे ज़ोडिएक्स के लिए आज के कार्ड्स तो बहुत पॉजिटिव निकले हैं, तो इंशाल्लाह ये हफ्ता मेजॉरिटी के लिए बहुत अच्छा साबित होगा इंशाल्लाह। अच्छा मरियम, ये तो ज़रा हमने इंडिविजुअली बता दिया ना कि कौन सा स्टार कितना एक्टिव है और कौन से स्टार को थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए। ज़रा मुझे बताएं कि ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा रहेगा? ये हफ्ता पाकिस्तान की सियासत के लिए कैसा रहेगा? अच्छा ठीक है, मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि मुझे क्या नजर आता है सियासत के हवाले से। Give me a moment. अच्छा जी, पाकिस्तान के सियासत के हवाले से मुझे एक बैलेंस नजर आ रहा है राइट नाउ, लेकिन वो जो बैलेंस है वो फिर से थोड़ा सा बैलेंस एक्वायर होगा और उसके बाद फिर से एक शेकअप आ जाएगा। तो यानी कि इन शॉर्ट मतलब वही जो अभी तक चलता आ रहा है इस हफ्ते में भी उसी तरह से चलता रहेगा सब कुछ। और ये जो है मोस्टली एक डिसेप्शन का कार्ड होता है, धोखे का कार्ड होता है, तो कुछ ट्रिक का कार्ड होता है। तो इसका मतलब है सियासत में कोई बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं चलेगी। इसी तरह से जिस तरह से हमारी सियासत का एरिना है, सियासत का एरिना उसी तरह से चलता रहेगा, कभी स्टेबल, कभी शेकअप, कभी लेग पुलिंग एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो कोई ऐसी मेजर चेंज विद इन दिस वीक, मतलब मेजर चेंज का तो ये कार्ड है, ये शेकअप का जो कार्ड है, लेकिन ये है कि कोई स्टेबिलिटी मेजर मुझे इस हफ्ते नजर नहीं आ रही सियासत को लेके। अच्छा, और मरियम हमें पता है कि PSL भी चल रहा है और मैचेस हो रहे हैं, कार्ड को एक उठा के देखिए किस टीम की फेवर में कार्ड आ रहा है। ये तो फिर बहुत हर टीम का मुझे नाम लेके पूछना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से एक कार्ड में एक टीम तो रिप्रेजेंट नहीं होगी। आप टीम्स का नाम ले तो मैं देख सकती हूँ। चले ठीक है जी, मैं ले लेती हूँ मुल्तान सुल्तान के लिए ये हफ्ते में क्या हो गया मैचेस की सिचुएशन, या ओवरऑल PSL में? अच्छा, ये तो काफी ट्रिकी क्वेश्चन आप मुझसे आंसर कर रहे हैं। चलिए देखते हैं जी। मुल्तान सुल्तान जो है वो काफी विजडम से मुझे काम लेते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ये जो कार्ड है ये बहुत ज्यादा एक्शन का कार्ड नहीं है, ये बहुत ज्यादा जो है इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है, विजडम का, सीखने का, स्लो स्टेगनेंट कार्ड है। तो पॉजिटिव कार्ड है इन अ वे, लेकिन बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं ना एक जैसे स्पोर्ट्स में तो हमें क्रिकेट में तो एक मूवमेंट चाहिए ना, तो ये उस हवाले से उस तरह का कार्ड नहीं है। अच्छा, और इस्लामाबाद यूनाइटेड की अगर हम बात करें?
जी, इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी हम देख लेते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक नया स्पार्क मुझे नजर आ रहा है, एक पैशन मुझे नजर आ रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। कोई चांसेस हैं उनके लिए कुछ नया ब्रेक थ्रू करने के, कोई नई उनके अंदर एक फायर आएगी। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो थोड़ा सा कुछ बेहतर या कुछ नयापन जो है वो लेके आ सकते हैं। अच्छा, मैं अब जब मरियम मेरी आपसे बात होगी ना, मैं दो टीम्स करके आपसे पूछती जाऊंगी कि अब जो बाकी की 2 टीम्स हैं उनमें से पूछूंगी कि जो बाकी रह गई हैं टीम्स उनमें से 2 टीम्स कौन सी होंगी जो कि अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं। थैंक यू सो मच, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अच्छा जी, बड़ा ये ज़रूरी होता है कि हम जब आपको सितारों के बारे में बताते हैं तो ये बात मेंशन करना कि ये इल्म नजूम की रोशनी में हम आपसे चीज़ें शेयर कर रहे होते हैं। हकीकी इल्म अल्लाह को मालूम है और दुआ के जरिए आप अपनी तकदीर बदल सकते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिए।